औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें, आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है आपके पास? अच्छा भाई, टैक्स लिटिगेशन से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस सब्जेक्ट में क्या होगा? लिटिगेशन से क्या मुराद है? प्रोसेस ऑफ अपील, लीगल प्रोसेस। लिटिगेशन का मतलब लीगल प्रोसेस भी है। ओके, ऑनलाइन बेटा आप बताएं, आपको क्या लगता है कि लिटिगेशन किसे कहते हैं और हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं? मुबीन वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। देखिए, सबसे पहली बात टैक्स का प्रोसेस, टैक्स के प्रोसेसेस हैं ना, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, प्रोसेसेस हैं। सारे प्रोसेसेस को अगर हम वालेकुम अस्सलाम सारे प्रोसेसेस को अगर हम लिंक करें, समझने की कोशिश करें तो अभी जो एक मैं चार्ट बनाऊंगा, सॉर्ट ऑफ चार्ट होगा, लिंकेज होगा और बहुत यूज़फुल होगा, सब बहुत यूज़फुल होगा। तो मुझे सबसे पहले तो सब्जेक्ट के वो जो स्कोप और जो दायरा तय करना है ना, पहली क्लास है तो पहले दायरा तय कर लूँ कि क्या पढ़ेंगे। तो मैं जैसे पहले भी फर्स्ट क्लास में किया था, सब्जेक्ट के बारे में बात की थी, तो आपको समझ आ गई क्या करने वाले हैं इसमें। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, फिर हम इसमें भी एक रियल लाइफ केस डिस्कस करेंगे। मैंने आपके साथ वो ग्रुप में शेयर कर दिया था। अच्छा, एक काम बड़ा अच्छा है, किसी बच्चे ने मिस सितारा को कॉल की या मैसेज वॉइस नोट कहा था कि भाई वो जो नोटिस सर ने कहा है अभी तक मिला नहीं है, प्लीज़ दे दें। तो बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया आपने। वो मेरी जान के पीछे पड़ जाती है। तो उसने मुझे एक दफ़ा वॉइस नोट भेजा, एक दफ़ा कॉल की, तो मैंने कहा बस अभी भेज रहा हूँ। असल में मुझे जो था ना वो नोटिस ऑब्वियसली उसमें कटिंग करनी थी। तो कटिंग मैंने कहा पता नहीं कितनी है, मैंने अभी खोला, देखा कुछ कटिंग ही नहीं थी उसके अंदर, कंटेंट में उस बंदे का पता ही नहीं चल रहा था। तो ऊपर से काटा हुआ, मैंने कहा यार ये तो 2 मिनट का काम था जो मैं सोच रहा था कि आराम से बैठ के करूँगा। तो आपको जो भी मैं क्लास में बोलूँ ना, आप सितारा को बोलो, वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो उसको मैंने बोला हुआ है कि भाई जो मेरी कमिटमेंट होगी तू जिम्मेदार है। तो आपने उसको बस 2 मैसेज करें, फिर देखें सुकून से मिल जाएगा आपको वो। तो आज हम केस स्टडी एक डिस्कस करेंगे और उसके फैक्ट्स आपको सेपरेटली इसी तरह शेयर करूंगा ताकि आपके सामने एक पेपर हो जिस पे आप काम करो। मैं तो फैक्ट्स जो मुझे तो याद है, तो मैं तो फैक्ट्स आपको बता के डिस्कस करके सिखा लूँगा, मगर आप जब काम करोगे तो आपके सामने कंप्लीट फैक्ट्स होने चाहिए जिस पे आप आज काम करोगे। तो आज हम पहले 2 काम करेंगे, पहले थोड़ा सब्जेक्ट को समझते हैं, फिर उस पर एक रियल काम करते हैं, क्योंकि हमने वर्क बेस्ड ही रखना है। तो मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, फिर हम उस पर आगे काम करेंगे। सेट है बेटा? चलें, सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में। तो एक चीज़ सीखने के लिए मैं चाहूँगा कि ज़रूर लिखिएगा, वो ये है कि टैक्स के सारे प्रोसेसेस को अगर मेजर प्रोसेसेस को मैं लिंक करूँ तो सबसे पहला प्रोसेस होता है टैक्स की इम्पोजिशन, जिसको हम चार्ज कहते हैं, चार्ज ऑफ टैक्स। चार्ज ऑफ टैक्स से ही सारी कहानी शुरू होती है। चार्ज ऑफ टैक्स का मतलब है ये सेक्शन कानून में एक ऐसा होता है जो टैक्स को इम्पोज करने के लिए होता है। टैक्स के लॉज दुनिया भर में जब बनाए जाते हैं तो 2 किस्म के सेक्शंस उसमें रखे जाते हैं, चार्जिंग सेक्शन एंड मशीनरी सेक्शंस। चार्जिंग सेक्शन एंड मशीनरी सेक्शंस, ये सेक्शंस कहीं पे भी दुनिया में आप टैक्स से डील करोगे ना, तो सबसे पहले उसमें एक सेक्शन ज़रूर होगा जो टैक्स को इम्पोज करेगा, उसको हम कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन या सेक्शंस, ये ज़रूरी नहीं एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चार्जिंग सेक्शन का काम क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन का काम होता है टैक्स को इम्पोज करना, टैक्स को इम्पोज करना, और फिर बताना कि वो किस पे टैक्स इम्पोज हो रहा है। पर्सन पे, ट्रांजैक्शन पे, प्रॉपर्टी पे, या किसी और चीज पे। इस चीज को हम कहते हैं टैक्स बेस। इसको क्या कहते हैं? टैक्स बेस। और क्या इस टैक्स लगते हुए कोई कंडीशंस हैं कि नहीं है? कंडीशन भी तो हो सकती है ना कि भाई उसके पास ये इतनी उम्र हो या इतना अमाउंट हो
या ये वाली बात वो वाली बात, तो ये चार्जिंग सेक्शन का काम है। हम पढ़ नहीं रहे चार्जिंग सेक्शन इस वक्त। वैसे मैं आपको बताने के लिए बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 4 को हम चार्जिंग सेक्शन कहते हैं, और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 3 को हम चार्जिंग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये, अच्छा उसके टाइटल में चार्जिंग सेक्शन लिखा होना ज़रूरी नहीं है। उसके टाइटल में जैसे सिंध सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज, पंजाब सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज का चार्जिंग सेक्शन पता है कौन सा? 8। उसको पढ़ के पता चलता है, उसमें एक लफ्ज़ आता है देयर शैल बी चार्ज्ड, देयर शैल बी इम्पोज्ड अ टैक्स नोन एज, इस तरह लिखा होता है, उससे पता चलता है। तो चूंकि आप तो सीख रहे हैं मुझसे, तो मैं आपको बता ही देता हूँ, आप ना ढूंढें। इनकम टैक्स का सेक्शन 4 और सेल्स टैक्स का सेक्शन 3 ये चार्जिंग है, क्योंकि टैक्स इम्पोज कर रहे हैं। मगर ये कहीं पे भी, अच्छा इनसे ये तो हमें पता चल ही जाता है कि टैक्स है कि नहीं है मेरे पे, मगर इसे ये नहीं पता चलता कितना है। ओके, तो पहला प्रोसेस है टैक्स का चार्ज। अच्छा मिसाल सुने भाई, एक यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स अभी आया है, थोड़ा टाइम हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स है ना, कंपनीज पे एक टैक्स आया यूएई में, पूरा मिडिल ईस्ट पे टैक्स आता जा रहा है। अब वहाँ के टैक्स को आप यहाँ से पढ़ना चाहते हो, ईजी है, बस आपके कुछ चीज़ें बेसिक्स क्लियर हो तो। कोई भी टैक्स लॉ उनका उठाएंगे ना, पहले क्या ढूंढेंगे, टैक्स किस पे है किस पे नहीं है, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। तो क्या ढूंढेंगे? चार्जिंग सेक्शन। अच्छा वहाँ के स्ट्रक्चर्स थोड़े मुख्तलिफ हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट्स नहीं है, वहाँ किंग का कैबिनेट का डायरेक्टिव होता है, मगर कहीं तो बताएंगे ना, उसको सेक्शन नहीं बोलेंगे, आर्टिकल बोलेंगे, डायरेक्टिव बोलेंगे, मगर ये तो लिखेंगे ना कहीं पे कि किस पे टैक्स लगाया जा रहा है। तो चार्जिंग का प्रोविज़न होना ज़रूरी है। और बाकी सारा लॉ, बाकी इंटायर लॉ, चाहे उसके 2000 सेक्शन ही क्यों ना हो, उनको मशीनरी सेक्शंस कहते हैं, मशीनरी। तो दूसरी टाइप के सेक्शंस, एक तो चार्जिंग हो गए, एक हो गए मशीनरी। और मशीनरी सेक्शंस का काम क्या होता है? उस चार्ज को जो लॉ ने, लेजिस्लेचर ने, किंग ने, या जिसके पास भी टैक्स लगाने की पावर थी, जिसने टैक्स लगाया, उस चार्ज को क्रिस्टलाइज करना। क्रिस्टलाइज करने का मतलब है उसे कंप्यूट करना, यानी इन अदर वर्ड्स ये प्रोसीजर बताते हैं, ये पूरा प्रोसीजर से उस टैक्स की कैलकुलेशन, उस टैक्स की कंप्यूटेशन, उसकी पेमेंट, उससे रिलेटेड सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो इसका मतलब टैक्स लॉ में दो किस्म के प्रोविजन है, चार्जिंग एंड प्रोसीजरल। प्रोसीजरल को मशीनरी कहते हैं, क्योंकि मशीन बन जाती है ना एक किस्म की। ऑनलाइन ठीक है बेटा यहाँ तक? अच्छा भाई, इस सेशन में जो भी पहली दफ़ा भी है ना, तो डोंट वरी, ये पहली क्लास है। रिमेनिंग यानी डिफरेंट सब्जेक्ट है, इट्स डिफरेंट सब्जेक्ट। तो हमारे इस सब्जेक्ट की पहली क्लास है, तो आपके लिए सारी चीज़ें इजी टू अंडरस्टैंड होंगी, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग क्लासेस हैं उसको अटेंड कर लो। ये P3 की पहली क्लास है, ठीक है मुबीन। ये चार्ज का प्रोसेस है। तो चार्ज में हमें पता है क्या पता चलता है? इस प्रोसेस में हमें पता चलता है कौन सा टैक्स इम्पोज हुआ इस चार्ज के सेक्शन से, चार्ज के प्रोसेस से। और ये चार्जिंग का काम हमारे मुल्क में कौन करता है? हुकूमत नहीं करती, गालियाँ हुकूमत खाती है, मगर ये चार्ज ऑफ टैक्स का काम आपको पता है पार्लियामेंट का है। ये आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये लिखा है कि टैक्स लगाने का काम पार्लियामेंट का है? आर्टिकल है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा, ये चीज़ भी अगर लिखेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैं रेफ़र करता रहूँगा बार बार। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, टाइम की थोड़ी कमी है तो मैं उस तरह नहीं पढ़ा रहा, बट मैं ज़रूरी चीज़ें कवर कर लूँगा बाकी सब्जेक्ट्स में रहते हुए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 77 को आपको पढ़ना चाहिए, आर्टिकल 77, ठीक है। आर्टिकल 77 में ये बात लिखी है, एक यार वेबसाइट है जो इजी होती है नेविगेट करना, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये वेबसाइट है। ये अथेंटिसिटी इसकी नहीं है कि अथेंटिक है, मगर मैं इस वेबसाइट को यूज़ करता हूँ। नेविगेट बड़ा आसान होता है इसको करना, क्योंकि इसके आर्टिकल ढूंढना आसान है, यहाँ से पता चल जाता है आर्टिकल कहाँ है।
ये आर्टिकल 77 होगा इसमें, मजलिस शूरा पार्लियामेंट वाले में। ये देखिए आर्टिकल 77 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के निज़ाम के टैक्स के निज़ाम का बुनियादी आर्टिकल है, जो कहता है जो अमेरिकन टैक्सेशन का निज़ाम है ना, उसमें एक कहावत है, अमेरिकन टैक्सेशन में कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेटिव का मतलब, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि टैक्स लगाने की पावर सिर्फ आवाम के पास है, हुक्मरान नहीं लगा सकते। हुक्मरान आवाम के कंसेंट से टैक्स लगाते हैं। कैसे कि उन्हीं के नुमाइंदे, उनको रिप्रेजेंट करने वाले ही टैक्स लगा सकते हैं। तो अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे ना, हुक्मरान को कहा उन्होंने कि अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे ना टैक्स लगाने के लिए तो हम टैक्स नहीं देंगे। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या उस वक्त का स्लोगन था, जो कि ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने कहा था। ठीक है, एक बोस्टन टी पार्टी का इवेंट हुआ था अमेरिकन हिस्ट्री में। बोस्टन टी पार्टी क्या था, वो टी की शिप्स आई हुई थी, उन्होंने गए और उनको समंदर में बहा दिया कि हम आपको नहीं अमेरिका में रहने देंगे। बट बहरहाल वो अमेरिकन हिस्ट्री है, टैक्स के ऐसे ही इवेंट्स हैं उनके। तो उसी चीज़ को पाकिस्तान में लिखा है आर्टिकल 77 ने कि अवामी नुमाइंदे टैक्स लगाएंगे, यानी अवाम खुद को टैक्स लगाएगी। कैसे लगाएगी, ये कहता है नो टैक्स शैल बी लेवीड फॉर द पर्पज ऑफ फेडरेशन। कैसे, एक्सेप्ट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ क्या, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसका मतलब टैक्स नहीं लग सकता सिवाय उस वक्त जब टैक्स कैसे लगाया जा रहा हो, एक्ट के जरिए, पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए एक टैक्स लगाया जा रहा हो। यानी टैक्स लगाने का पावर किसके पास है, तो हम गवर्नमेंट को क्यों गालियाँ देते हैं, गवर्नमेंट, क्योंकि वो पेश करती है बिल, गवर्नमेंट आइडिया लाती है टैक्स का और पार्लियामेंट के सामने, मगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती नहीं है, बिल पेश करती है। असल पावर कि ये टैक्स लगाया जाए वो पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट पास करती है तो टैक्स लगता है। पार्लियामेंट भी गवर्नमेंट ही है, क्योंकि उन्हीं के लोग बैठे हैं, मेजॉरिटी में वही बैठे होते हैं, इसलिए गालियाँ खाते हैं। तो वापस आ जाएं, तो ये काम इसका मतलब पार्लियामेंट करती है, बताती है किस पे टैक्स है, किस पे टैक्स है। तो इससे हमें ना चार्जिंग सेक्शन से क्या पता चलता है, कौन सा टैक्स, कौन सा टैक्स इंपोज हुआ, किस पे। वो हो सकता है कि टैक्स बंदे पे हो, हाँ बंदे पे हो, चीज़ पे हो, ट्रांजैक्शन पे हो, तो किस चीज़ पर टैक्स किया गया, और टैक्स लगाते वक्त कौन सी कंडीशन से। बस इससे आपको एक चीज़ का नहीं पता चलता, कितना टैक्स, ये नहीं पता चलता इसमें। इस सेक्शन को पढ़ के आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पे 10 रुपये का टैक्स है। चार्जिंग सेक्शन से बस ये आपको पता चलता है टैक्स है कि नहीं है, कौन सा है, किन कंडीशंस के साथ है। मगर जब टैक्स लगा है तो कंप्यूट भी तो होगा ना। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं असेसमेंट। ये प्रोसेस कहलाता है असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ टैक्स। असेसमेंट ऑफ टैक्स का पिछले सब्जेक्ट में हमने जिक्र किया था, क्योंकि हमें नोटिस सीखना था 122(9) का, तो हमने असेसमेंट की कुछ तज़किरा किया था। जैसे सेल्फ असेसमेंट बोला था 120, ठीक है, यानी वो टैक्स जो चार्जिंग सेक्शन ने लगाया वो बताता है कि कौन सा टैक्स है, किस पे टैक्स है, किन कंडीशंस के साथ है, मगर कितना नहीं बताता। अमाउंट क्वांटिफाई हम किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, असेसमेंट के जरिए। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना टैक्स मेरे पे लगा, असेसमेंट के प्रोसेस के जरिए हमें पता चलता है। अब असेसमेंट के टैक्स के बाद असेसमेंट में क्वांटिफाई किए गए, अब वो असेसमेंट के मुख्तलिफ आपने देखा था वो होते हैं, स्टेजेस होती हैं। लेवल 1 ओरिजिनल असेसमेंट, जिसमें हमने कहा सेल्फ असेसमेंट या बेस्ट जजमेंट या एक्स पार्टी। लेवल 2 अमेंडेड असेसमेंट, लेवल 3 फर्दर अमेंडेड असेसमेंट हैं असेसमेंट्स। इससे ना अमाउंट क्वांटिफाई होता है। तो अब अगर उस क्वांटिफाई अमाउंट को वो पे करना चाहे, एग्री कर रहा है, पेमेंट करेगा। अब इसके लिए देखें 2 प्रोसेस इसके बाद अलग चलेंगे, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या होगा, पेमेंट का, ठीक है। अब यहाँ 2 लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, पेमेंट एंड रिकवरी, ये 2 अलग अलग से। पेमेंट का मतलब वो खुद चाह रहा है पेमेंट करना,
पेमेंट का मतलब है वो खुद पे कर रहा है, इसका मतलब है विलिंग टू पे, एग्रीज विथ यू। और कलेक्शन लफ्ज़ का मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू बंदे का नहीं है, डिपार्टमेंट का है। तो इसका मतलब वो विलिंग नहीं है, तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, रिकवरी कर रहा है। तो कलेक्शन वर्ड और रिकवरी वर्ड का मतलब है फोर्सफुल, नॉट नेसेसरी फोर्सफुल बट हैज़ दिस आइडिया कि वो पेमेंट करना चाहता है, ठीक है पे करेगा, नहीं पे करेगा तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिकवरी करेगा। अब रिकवरी के प्रोसीजर्स होते हैं बहुत सारे, हम उनमें भी जाएंगे। रिकवरी या कलेक्शन इस तरफ चले जाते हैं, अनलेस कि उस रिकवरी को स्टे करवाया जाए किसी फोरम से, कोई कमिश्नर अपील, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर दे तो फिर रिकवरी नहीं हो पाएगी, वरना उसको पे करना पड़ेगा। पे इन अदर वर्ड्स पे नहीं करेगा तो रिकवरी होगी। रिकवरी को एक ही चीज़ रोक सकती है, रिकवरी को क्या रोक सकता है, स्टे। एक तो लॉ में कहीं कहीं ना ऑटोमेटिक स्टे है, वो रोका गया है, स्टेचूटरी पावर है कि कहा नहीं रिकवरी ना करो। और दूसरा क्या है, अपडेटेड है अमेंडमेंट, हाँ दिसंबर वाली कौन सी नहीं है, नहीं नहीं वो तो रेलिवेंट नहीं है, मगर अब कौन सा वाला है बिल, कौन सा है, चलो जो मैं बुक बोल रहा था ना वो ये है, मगर लाइक आई सेड अपडेटेड है, ठीक है। अब मुझे इसको चेक करना पड़ेगा अपडेशन को, ठीक है। दिस इज़ द बुक। इसकी खूबी ये है बेयर एक्ट की, सेल्स टैक्स की भी सारी बुक, इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की भी, और उसकी खूबी है फुटनोट्स, हर चीज़, चाहे आपको 2012 की भी अमेंडमेंट पता करनी होगी मौजूद होती है, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं है। और सेल्स टैक्स की, इनकम टैक्स की कंप्लीट चीज़ें, दैट इज़ वाई आई प्रेफर इट। बट हम अपडेशन देख लेते हैं, अपडेटेड जिसके पास है वो ले सकते हो। अपडेटेड, अपडेटेड का मतलब है आज के लास्ट, कम से कम भी उसमें जो 24 का फाइनेंस एक्ट था वो मौजूद होना चाहिए, जून 24 कम से कम भी उसमें अपडेटेड हो, जून 24 का, ठीक है। चलें, तो अब पेमेंट और रिकवरी की बात होगी, आगे सुनिएगा। पेमेंट एंड रिकवरी, रिकवरी को चीज़ रोकेगी स्टे। अब स्टे के लिए भी हम देखिए, आपका वन ऑफ द थिंग ये भी होगी स्टे लेना। आपको ये लिटिगेशन में सीखेंगे, स्टे लेने का आपको तरीका तो पता हो ना, तो स्टे कैसे लेंगे, स्टे की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हाई कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है स्टे पे, ठीक है। तो स्टे के लिए जो अपील का फोरम होगा, कमिश्नर अपील, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो ये स्टे ऑर्डर ग्रांट करते हैं और वहाँ से रिकवरी रुक जाती है। मगर ये तो था अमाउंट से रिलेटेड कि वेदर अमाउंट पे करोगे, नहीं पे करोगे, नहीं पे करोगे तो रिकवरी करेंगे, रिकवरी को रोकने के लिए स्टे। उस ऑर्डर का क्या हुआ, उसके मेरिट का क्या हुआ, जो टैक्स लगाया गया था, जिस बात पे लगाया गया था उस पे क्या हुआ। चलें, एक रियल लाइफ केस जो मैंने आज के लिए रखा है वो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, ताकि आपको साथ साथ उसकी तरफ भी ले जाए। कुछ फैक्ट्स मैं आपको देता हूँ, उन फैक्ट्स को, और ये रियल केस के फैक्ट्स हैं। एक केस स्टडी है जिसको आज हम कर रहे हैं। केस स्टडी ये है कि एक सैलरीड पर्सन का केस है, इंडिविजुअल है, और उस इंडिविजुअल के पास इनकम आ रही है सैलरी से। अमाउंट जो मैं ले रहा हूँ वो फिक्शनल है, केस रियल है, डेटा थोड़ा मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। तो उसकी इनकम तकरीबन कोई सैलरी से कोई तकरीबन उसकी 14 लाख के करीब पर मंथ सैलरी है, ग्रॉस, एनुअल आप खुद निकालेंगे। हुआ क्या, इसको नोटिस दिया गया, और नोटिस आपको पता है सेल्फ असेसमेंट में ये कवर हुआ, रिटर्न फाइल हुआ, रिटर्न फाइल्ड। जब रिटर्न फाइल हुआ तो ये कहाँ कवर हो चुका है, सेल्फ असेसमेंट में कवर हो चुका है। और सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन सबको याद होगा, 120 120 में ये सेल्फ असेसमेंट में कवर हो गया। और फिर इसे ऑडिट में पिक किया गया। ऑडिट इसका पता है कैसे आया था, इसका ऑडिट ना आमतौर पे सैलरीड को ऑडिट में नहीं उठाते, वो कहते हैं यार क्या मिलेगा सैलरी में। एक सेक्शन था, सेक्शन 214C, इसमें पिक हो गया।
अब 214C क्या है, ये FBR ऑडिट में सिलेक्ट करता है, FBR ऑडिट में सिलेक्ट करता है। FBR का मतलब यहाँ क्या है, बोर्ड, हेड ऑफिस, और उसके पास भी पावर है ऑडिट में सिलेक्ट करने की, और उन्होंने बैलेट की बेसिस पे रैंडम सिलेक्शन किया, उसमें आ गया। तो अब 214C भी एक अलग से किसी वक्त हम पढ़ेंगे, तो 214C पे बड़ी डिबेट रही और बाद में हल हुई। 214C बता रहा हूँ, लॉ में लिखा है सिलेक्शन फॉर ऑडिट बाय बोर्ड। 214C इज सिलेक्शन फॉर ऑडिट बाय बोर्ड। और एक इनकम टैक्स कमिश्नर जब खुद सिलेक्शन करता है केस को देखभाल के, वो ऑडिट है 177। तो ऑडिट के 2 सेक्शंस हैं जिसमें कमिश्नर ऐसे नहीं सिलेक्ट करता रैंडम, वो पूरी केस स्टडी बनाता है, एक एक चीज़ देखभाल के, वो देखता है कि क्या डेस्क ऑडिट में सफिशिएंट रीज़न है नहीं है, वो ऑडिट की बात बाद में आएगी। बट उसका सेक्शन है 177, ये केस टू केस वाला होता है, और ये बोर्ड FBR का हेड ऑफिस इस्लामाबाद से सिलेक्ट करता है। 2 अलग पावर से। पहले इस पर डिस्प्यूट था कि जब से 214C आया 177 में कमिश्नर्स अब ऑडिट के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। फिर ये क्लेरिफाई हुआ कि नहीं, अब ये आज का सब्जेक्ट नहीं है तो इसकी तफसील में नहीं जा रहा, बट चूँकि आया है तो मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप प्रोफेशनल्स हो तो आप चीज़ों को हजम कर लोगे। तो क्लेरिफाई किया गया कि नहीं जी, बोर्ड अलग कर सकता है, सिलेक्शन फॉर ऑडिट कमिश्नर भी कर सकता है, सिलेक्शन फॉर ऑडिट, तो दोनों अलग अलग सेक्शन से। हमारे केस में वो ये वाला केस था, 214C में वो अलग हो गया। अमंग अदर थिंग्स बैंक स्टेटमेंट कॉल की गई। बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट्स थे उन अमाउंट्स को उठाया गया। अब उसकी सैलरी 1.4 मिलियन के हिसाब से सालाना कितनी थी, कितनी थी 16.8 मिलियन। आपको पता है उसकी अकाउंट में तकरीबन 26 मिलियन पड़े थे, 26 मिलियन उसके अकाउंट में थे। तो क्रेडिट साइड के टोटल अमाउंट यानी 26 के 26 मिलियन को उठा के उसको कन्फ्रंट किया गया और कहा गया कि आपने कंसीलमेंट की है, और कंसीलमेंट इज अ ग्राउंड फॉर अमेंडमेंट। और ये इससे रिलेटेड एक और सेक्शन है जो अभी मैं टच नहीं करूंगा, मैं उसको एज अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, और वही सेक्शन 111 आपको जो मैंने नोटिस शेयर किया उसमें भी उसका जिक्र है 111। ये कंसीलमेंट का सेक्शन है, इज़ अ वेरी पावरफुल सेक्शन। इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एज अलग नोटिस पढ़ेंगे, तो मिक्स नहीं करेंगे इसको हम 122(9) से। हालांकि दोनों साथ जाते हैं, एक साथ जाते हैं, बट इसको एक को अलग करेंगे, उसको अलग करेंगे। तो 111 जो है ना, 111 आपको मज़े की बात बताऊँ, 111 वेस्ट में बेड न्यूज़ का समझा जाता है, नेल्सन बोलते हैं इसको, पता नहीं क्यों, बट इसको बेड न्यूज़ है। डू नो दिस? 111 को बेड लक समझते हैं, और कहीं कहीं पे तो 111 नंबर की सीट भी नहीं रखते, 110 112 सीट होती है, 111 की सीट नहीं, वो बेड लक समझते हैं उसको। और मज़े की बात, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से पहले जो लॉ था वो था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979, उसमें इस सेक्शन का नंबर था 13, विच इज़ अगेन अ बेड लक नंबर। और आपको पता है पाकिस्तान में सेक्शन 13 पे आज तक एक ही किताब लिखी गई है जो रुताब के फादर ने लिखी थी, मेरे पास है। मैं सर को बताया था कि कहाँ से लाए, मैं कहा सर ढूंढ के, पहले मैंने कॉपी कराई थी, फिर मैं कहीं से वो ढूंढ ली। सेक्शन 13 ये इस पे किताब लिखी है उन्होंने, पूरा केस लॉ जमा किया था उन्होंने व्हेन ही वाज अ लॉयर, मेंबर बनने से पहले, मेंबर ट्रिब्यूनल बनने से पहले। तो ये पूरी दुनिया है। अब एनीवे हुआ क्या, उन्होंने 111 को बेस बना के उस सेक्शन में भी लिखा, आप इसको इग्नोर करें 111 को, सिर्फ 122। अब उन्होंने क्या किया, एक नोटिस दिया जिसको शो कॉज नोटिस बोला उन्होंने, और उसमें कन्फ्रंट किया कि आपकी टैक्सेबल इनकम 26 मिलियन है, और अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करके शॉर्टफॉल को कहा पे करो। और उन्होंने इसके लिए अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भी पास कर दिया, और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 122(1) में, रेड विथ सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 हमेशा देखोगे इसके साथ रेड विथ होता है, क्यों? उसी में वो सिचुएशंस हैं
जिनमें अमेंडमेंट होती है। कितनी सिचुएशन थी? 6 सिचुएशंस होती हैं। कंसीलमेंट यानी एस्केप असेसमेंट, ये पिछली किसी क्लास का जिक्र हो रहा है तो कोई नहीं था तो टेंशन ना ले, ठीक है। ये केस पूरा डिस्कस होगा, अभी मैं फैक्ट्स दे रहा हूं आपको। शोकॉज नोटिस किस सेक्शन में इशू किया गया था? जिस नोटिस को हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था, जो हमारी लॉ ऑफ टैक्स नोटिस की पहली क्लास थी। इस नोटिस को हमने क्या बोला था? अंडर सेक्शन, क्या सीखा अंडर सेक्शन बताओ? 122(9), ये था हमारा नोटिस जिसको हमने स्टडी किया था। अभी चल रही है स्टडी हमारी, उस सब्जेक्ट की स्टडी चल रही है। यहाँ किसी और मकसद के लिए आए। क्या पास हो चुका है? ऑर्डर पास हो चुका है, टैक्स लग चुका है। ओके, अभी हम टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे, मगर जब मैं केस की पूरी बात करूंगा उस तक आऊंगा। तो मैंने आपको फैक्ट्स दिए। अब मैं आपको ये फैक्ट्स क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं वापस जाऊंगा उसकी कुछ रेलेवेंट है इन फैक्ट्स देने की। रेलेवेंस क्या है? आए वापस यहां। अब क्या था? अमाउंट ऑफ टैक्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इशू प्रॉब्लम है। पैसे दूं ना दूं, पैसे स्टे करवाऊं ना करवाऊं, वो अलग बात है। मैं तो उस ऑर्डर को ही गलत समझता हूं। क्यों? उसने मेरा पूरा क्या किया? क्रेडिट उठाया और क्या कर दिया? ले बेटा, आपको पता है मैंने, मुझसे एफबीआर जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, हमसे वो वेल्थ स्टेटमेंट मांगते हैं। उसको बोलते नहीं है वेल्थ स्टेटमेंट, बोलते हैं उसको एसेट डिक्लेरेशन है। एसेट डिक्लेरेशन है वेल्थ स्टेटमेंट की तरह। आप भी वेल्थ स्टेटमेंट बनाना सीखोगे हमारे P1 में कि वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनती है। तो अब ऑब्वियस ही बात है यार, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ तो मुझे तो, और हूँ भी टैक्स में, तो आई हैव टू बी वेरी एक्यूरेट विद फिगर वर्क। तो मैंने अपनी पूरी पुराने सालों की बैंक स्टेटमेंट निकाली, एक एक फिगर वर्क मैंने ठीक किया, ताकि मुझे कभी कोई ये ना बोले या भाई तारिक तूने यहाँ झूठ बोला, पकड़ो इसको। और तो कोई कुछ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज्जत रखे, कुछ बोल नहीं सकेगा कि यार ये करप्ट है, या पैसे लिए या बेनिफिट लिया या गिफ्ट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर कल वो बोलेंगे ये देख इसको इधर तंग कर, तो इसलिए बड़ी मोहतात अप्रोच की। अच्छा, मेरी बैंक अकाउंट में मेरे ब्रदर इन लॉ को एक पेमेंट करनी थी, वो भी वहाँ पे सरकारी, मतलब गवर्नमेंट कॉरपोरेशन में जॉब करता है, तो वो भी सरकारी बंदा था। तो उसको एक पेमेंट करनी थी, पता नहीं कोई वहाँ गाड़ी खरीद रहा था तो क्या है, तो उसका अकाउंट में कोई इशू था या पता नहीं क्या था। उसने कहा भाईजान मैं आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, या आप इसको दे दें। तो मैंने उस वक्त भी सोचा था कि यार मैं सरकारी बंदा हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आने चाहिए। फिर मैंने कॉस्ट बेनिफिट किया, मैंने कहा चूँकि वो भी सरकारी है तो उसके पैसे भी ट्रेस होंगे, उनका भी अकाउंट वो है जो सैलरी है, मेरा भी सैलरी है, वो मेरा रिलेशन में भी है। तो मैंने कहा भाईजान, उसको मैंने बोला नहीं है उस वक्त, पूरी डिसीजन मेकिंग की। मैंने कहा ओके भाईजान भेज दें, पैसे हैं, मैंने दे दिए। मगर एक चीज़ मुझसे ना रह गई डिस्पाइट ऑल दिस, कि जब पेमेंट आई और पेमेंट गई, उन बीच में 30 जून आ गया था। उप्स, तो मेरा ईयर क्लोज हो रहा था 30 जून पे। मुझे यार, अब मैंने कहा, उस वक्त तो सोचा ही नहीं, अब मैं जब बैठा ना, मैंने कहा अब क्या शो करूं 30 जून पे इस पैसों को। भाई मेरे अकाउंट में आए हुए, मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही थी। मैं ये भी नहीं बोल सकता मेरी नहीं है, क्योंकि मेरे अकाउंट में आए हैं। तो मुझे पता है क्या शो करना पड़ा उनको, एज लाइबिलिटी, लोन, लाइबिलिटी, लोन नहीं लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। अब मैं उसको लोन क्यों बोलूं, लाइबिलिटी बोला, पेएबल है मेरे। पूछेंगे, मैं कहूँगा ये ले जी, ये पेएबल थे। और फिर अगली स्टेटमेंट जब आई, उसमें मैंने उसको क्या बोला, लाइबिलिटी पेड ऑफ, बचत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी अकाउंटिंग, थोड़ा सा टैक्स आता है, वरना मैं कुछ गलती कर जाता और मुझे सरकार बोलती पकड़ो इसको भाई, इसके पैसे इतने क्यों आए, 12 लाख रुपए। आप समझ रहे हो? एक बात समझना, देखिए आपके अकाउंट में सिर्फ इनकम तो नहीं आती ना, नहीं आती ना। जैसे मेरे अकाउंट में इनकम नहीं थी, अब इसको कोई इनकम बना दे तो मानूंगा उसको? नहीं। तो असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है आपके खिलाफ, नो। अब उस बंदे की हकीकत में जो बाकी अमाउंट था वो लोन था, उसको चांस भी नहीं दिया गया। आपको पता है क्या हुआ इसकी, ये रियल केस बता रहा हूं आपको उसको, और ये लिखना है आपने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द केस में शामिल है कि उसको एक नोटिस दिया गया। कौन सा नोटिस? वही नोटिस, नोटिस अंडर सेक्शन 122(9), और उसमें ओनली
7 days given for reply और 7 days के बाद उसने रिप्लाई नहीं किया, ऑर्डर पास कर दिया गया। अब आपको ये एवरी फैक्ट इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर पास हो गया। आज के सब्जेक्ट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उस तक मैं पहुंचना चाहता हूं। अब आप क्या करोगे? अब आप सब्जेक्ट तक पहुंच चुके हो, पूरे प्रोसेस से लिंक कर रहे हैं ना हम। अब आप बताएं, इसको चैलेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप उसको मान लोगे, या जाने दोगे खैर है यार वो चूंकि टैक्स ही गलत है तो कुछ नहीं होता। भाई टैक्स लग, एक ऑर्डर पास हुआ ना, फील्ड में ऑर्डर आ गया ना, और अगर आपने इस पे चैलेंज नहीं किया, अपील फाइल नहीं की, गलती से इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंट होगा गलती से ही। वो टैक्स वाला बोलेगा हाँ गलत है बट यार पैसे तो मैं तुझसे रिकवर करूंगा, क्योंकि आई हैव नो अदर वे अदर देन रिकवरिंग दिस, क्योंकि हमारे आइरिस में आ चुके हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में इज रिसीवेबल, हम तो रिकवर करेंगे आपसे। तो इग्नोर नहीं कर सकते आप उसको, यू हैव टू चैलेंज इट, करेक्ट। अब रुकें, पहले बताएं असेसमेंट के प्रोसेस में क्या हुआ था। इस बंदे को सबसे पहले सिलेक्शन फॉर ऑडिट का नोटिस मिला और कहा गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाओ, तभी तो स्टेटमेंट्स लाए, कुछ वो खुद बुक्स लाए। उसने जाके यही बोला था कि भाई मैं तो सैलरीड हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। उन्होंने थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की और उन्होंने वहाँ से ऑडिट बैंक स्टेटमेंट्स मंगाई, फिर उसको नोटिस दिया। अब इस प्रोसेस को क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ में कहते हैं ट्रायल, उसको ट्रायल बोला जाता है। ये ट्रायल चल रहा है उसका, हम टैक्स में ट्रायल नहीं बोलते, ट्रायल चल रहा है उसका, ये ट्रायल चला। और ट्रायल का नतीजा क्या निकला कि वो टैक्स चोर है, यही मतलब उनका ना, और उस पर ऑर्डर पास करके टैक्स लगा दिया गया। अब उसके बाद क्या करेगा वो? कहेगा नहीं ऑर्डर गलत है। अब शुरू हो रही है लिटिगेशन। मैं जब टैक्स लिटिगेशन बोलता हूँ या दुनिया भर में, मैं अभी अगली क्लास में एक किताब भी लाऊंगा जो यूके की बुक थी, मिल ही नहीं रही थी कहीं पे, तो मैंने कहीं से कॉपी करा ली, उसका नाम है टैक्स लिटिगेशन। और टैक्स लिटिगेशन का मतलब पता है क्या है? वो जो टैक्स ऑफ एक, जैसे दो पार्टीज है ना, आपको बताएं मेरे अंकल अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे एडवोकेट थे लाड़काना के, बड़े सीनियर। तो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया सीएसएस में आया, इनकम टैक्स ग्रुप में एलोकेट हुआ, और अगले अटेम्प्ट के लिए सीएसएस का फॉर्म मेरा जमा था। तो आई वाज मतलब इन डाउट के, डबल माइंड था कि दोबारा सीएसएस दूं या ना दूं, क्योंकि पुलिस मुझे अच्छा नहीं लगता था, फॉरेन सर्विस में मेरा फेवरेट ग्रुप था, पेरेंट्स एजेड थे, तो मैं फॉरेन सर्विस में भी नहीं गया कि उनको अब वो चेंज नहीं होता ना, दूसरे मुल्कों में वो जा नहीं पाते। तो फिर मैंने कहा यार इनकम टैक्स फिर ठीक है। तो मैं इसी तरह सोच रहा था, डीएमजी या जिसको पीएस कहते हैं, उस वक्त उसका बुरा हाल हुआ था उन दिनों में, तो इस वजह से मेरे लिए तो मैं डाउट में था। मेरे अंकल ने पता है क्या बोला था, कहते बेटा अल्लाह ने आपको ऐसी जगह भेजा है जो आपके लिए मोस्ट सूटेबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं रुका इस ग्रुप में। इस वक्त मैं मर चुका होता किसी, मुझे बिलीव मी, मैं फिर वैसा बंदा हूँ कि फिर उसूल पे डट जाता। मेरा एक दोस्त है, वो भी, उसका नाम मैं नहीं लूँगा पब्लिकली, वो भी तो न्यू है, मेरे साथ जूनियर था हमेशा। वो मेरे बाद सीएसएस किया उसने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मेरे साथ, हमने एक साथ पास किए पेपर्स। मेरे हमेशा वो कहता था कि आप वापस अपीयर हो जाओ, आप पुलिस में आ जाओ वापस। उसकी ज़िंदगी देख के मैं शुक्र करता हूँ कि मैं नहीं गया वापस। और चूँकि वो जो डाकुओं के पीछे जो उसकी बात एक दफ़ा एक शायरी आई, एक सिंधी शायरी थी, कोई डाकू शायरी कर रहा है उसके खिलाफ और तुनियों कौम को गालियाँ दे रहा है। तो मैंने देखा कि कौन तुनियों कौम को गालियाँ दे रहा है, तो मैंने सुना, तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा भाईजान तेरी वजह से हमें भी गालियाँ पड़ रही हैं, कहना हमने काम भी तो वही किया है ना, तो डाकुओं को मार ना करना। भाईजान हम ना तो हम मर चुके होते, हम भी तो इसे ना मारते हैं, मरते, शुक्र है, और शुक्र है हम इधर ही हैं भाई, हम पढ़ाने वाले लोग हैं, फ़कीर लोग हैं, तो मैं तो वो शुक्र करता हूँ। एनीवे, तो बात बताना क्या चाहता हूँ, तो अंकल ने मुझे पता है क्या बोला था, कहता है बेटा ये वो सर्विस है जिसमें वकील भी आप, जज भी आप, फैसला, इल्ज़ाम भी खुद लगाओगे, फैसला भी खुद करोगे। कमाल नहीं है यार, कितना और कितनी नाइंसाफ़ी है, आपस में बैठे यार, शो कॉज भी वो इशू करे, फैसला भी वो करे। मतलब जैसे एक पुलिस वाला हो, गाड़ी की तलाशी लेते वक्त क्या वो आते हैं, आपकी गाड़ी में गैर कानूनी चीज़ें पड़ी हैं, ऐसे आगे नहीं बोलते, गैर कानूनी है, ओके आजा जी ले तलाशी।
और अपनी तरफ से उसने 2 चीज़ें पुड़िया डाल दी ड्रग्स की, वो ये देखें निकली हैं। फिर हम कहें भाई पागल हो क्या, इल्ज़ाम भी खुद लगाए और फिर वहीं फैसला भी सुना दे उसको मैं जेल की सज़ा देता हूँ। यार कमाल नहीं हो गया। इनकम टैक्स ऐसे है, खुद ही इल्ज़ाम लगाते हैं, खुद ही ऑडिट करते हैं, खुद ही एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिर सज़ा भी खुद ही देते हैं। अब फिर अपील में भी खुद ही बैठे हुए कमाल यार, मजे की बात। अच्छा मैं इस चीज़ को एंजॉय नहीं करता, डोंट थिंक आई एम द ऑफिसर जो एंजॉय करे इन चीज़ों को। मैं कहता हूँ इंसाफ कहाँ का है यार। वो एक हमारे कमिश्नर थे, बड़ा खूबसूरत उन्होंने जोक सुनाया, जोक ही था एक किस्म का। उनके सामने मैं अपीयर हुआ एज ए डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। एक केस मैंने ऑर्डर पास किया था, बड़ा टेक्निकल ऑर्डर था, उसका ताल्लुक कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से था, स्पेकुलेशन बिजनेस से था, तो किसी को समझ ही नहीं आता था स्पेकुलेशन, तो मैंने उसी पे ऑर्डर किया हुआ था। तो मुझे उसने बुलाया कि भाई समझाओ भी तो सही, क्या किया तूने। और दूसरी तरफ से एक बड़ी बड़ी फर्म का पार्टनर था, मैनेजिंग पार्टनर, वो भी सीनियर, तो वो भी बड़े अक्लमंद जहान दीदा लोग होते हैं, तो समझ गए थे कि इस कमिश्नर अपील से इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है, आते ही उन्होंने पता है क्या कहा उनको, देखें सर आप तो बड़े इंसाफ के ओहदे पे अब आ गए हैं, क्योंकि वो कुछ दिन पहले आम कमिश्नर थे, फिर कमिश्नर अपील एडमिनिस्ट्रेटिव से वो कमिश्नर अपील बन गए थे। कहते हैं आप तो चूँकि अब इंसाफ की कुर्सी पे बैठ गए, देखें हम तो अब आपसे उम्मीद रखते हैं आप हमें इंसाफ दोगे। आते ही उन्होंने एक उनको, वो भी इतने तेज़ बात, देखें उम्रें गुजारी हुई हैं, पता उन्होंने क्या जोक सुनाया। उन्होंने कहा आपकी बात तो दुरुस्त है, मगर असल में एक हिंदू मुसलमान हुआ, वज़ू करते वक्त गिर गए, गिरते ही बोलता है हाय राम। क्या मतलब, गिरते ही वो क्या बोलता है हाय राम, इसका मतलब मैं हूँ वही इनकम टैक्सिया हूँ मैं वही इनकम टैक्सिया, इंसाफ कोई नहीं दूंगा। तो भाई ये है चीज़ें। एनीवे, तो अब आ जाएं ज़रा इस केस पे, थोड़ा सा हमें अभी, खैर थोड़ा रीजनेबल टाइम है अभी मेरे पास, तो आप देखें इस केस को स्टडी करें। तो अपील में जाऊंगा ना यार, तो एक तरफ अब देखिएगा, एक तरफ 2 पार्टीज, एक पार्टी है ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, में उसको बोलूंगा जेनरिक टर्म में यूज कर रहा हूं। ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू का मतलब सारे ऑफिसर्स, OIR, मेरा मतलब इसमें कमिश्नर भी होगा, DC भी होगा, जो भी नोटिस देने वाला है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होगी कि पावर कमिश्नर की है, मगर कमिश्नर की पावर सेक्शन 210 में डेलीगेट होती है। तो 122(9) में लिखा कमिश्नर है, मगर एक्चुअल वो DC इशू करता है, AC इशू करता है, क्योंकि कमिश्नर ने अपनी पावर अंडर सेक्शन 210 डेलीगेट की होती है। तो जो जिसको डेलीगेट किया वो पावर एक्सरसाइज करता है। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, एक तरफ है OIR, दूसरी तरफ है टैक्स पेयर वर्सेस टैक्स पेयर। इनका डिस्प्यूट है कि नहीं है? स्टेज 1 जब असेसमेंट की थी उस वक्त ये जज था, वकील भी था, इसने खुद ही फैसला किया तुम पे इतना टैक्स लगता है। अब दोनों पार्टी हो गई ना, टैक्स लग चुका ना, अब लिटिगेशन शुरू हो चुकी है। इससे पहले लिटिगेशन नहीं थी, इससे पहले क्या था, ट्रायल था, ट्रायल के बाद लिटिगेशन शुरू हुई है। इसका मतलब अब लिटिगेशन मुख्तलिफ तरीके की होगी। एक अपील भी लिटिगेशन है, हम अपील में भी जा सकते हैं, हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी जा सकते हैं, और हम हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे ये सारे प्रोसेसेस। टैक्स लिटिगेशन के सब्जेक्ट में आप सीखोगे सबसे पहले क्या, ये आ गया टैक्स लिटिगेशन सब्जेक्ट आपका, टैक्स लिटिगेशन। क्योंकि देखिए मैंने ना जो डिज़ाइन किया है ना, वो आपके काम और कमाने के हिसाब से किया है, आपको यही तो काम मिलेगा अपील फाइल करने का। तो आप सबसे पहले आएंगे किस पे, अपील के अलावा आजकल वो, बल्कि आपको पता है वो गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन को तो अपील फाइल करने से पहले मैंडेटरी है कि वो ADR में जाएं, मैंडेटरी है, उनको अपील नहीं फाइल करनी, पहले किस में जाना है, मैंडेटरी है ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और इसके अलावा एक रास्ता और है पाकिस्तान में, आर्टिकल 199, आर्टिकल 199 पता है आपको? नहीं पता? चलें,
अब उसको छोड़ दें, अभी नहीं जाएं, 199 में भी ना, 205 में भी ना जाएं, रुक जाएं। सिंपली एक बात सुने, छोड़ें, मैं उसको बाद में आऊँगा। लिखें इसको पिटीशन या सीपी लिखें, सीपी पाकिस्तान, इसको सीपी या डब्ल्यूपी लिखें, चूँकि दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। सिंध में इस्तेमाल होता है सीपी और पंजाब में इस्तेमाल होता है डब्ल्यूपी। रिट पिटीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन। कॉन्स्टिट्यूशन के इसकी तफसील बाद में आएगी, यही कोर्स है आपका। हाँ, सवाल है कोई? तो आपका ये प्रोसेस जो होगा, अब इनमें जब आप गए तो दोनों पार्टियां होंगी ना, क्या लिखेंगे? ए वर्सेस बी। अब लिटिगेशन शुरू हो गई है। अपील का प्रोसेस आपको पता नहीं है, मगर आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में अपील का सिस्टम टोटल रीवैम्प कर दिया गया है। रीवैम्प कर दिया गया है पिछले कुछ साल डेढ़ के अंदर। अपील के निज़ाम को टोटल चेंज कर दिया गया है, और जिसकी वजह से अपील्स जल्दी डिसाइड होंगी, जिसकी वजह से वो नीयत यही थी कि अपील जल्दी डिसाइड हो। अपील के आज का चूँकि केस उससे ताल्लुक़ रखता है, सबसे पहले अपील के सिस्टम की तरफ हम आ रहे हैं। तो इनकम टैक्स लॉ में जो अपील के निज़ाम पे बात बताई गई है, सबसे पहले आता है अपील। मैं इसको फर्स्ट भी नहीं बोल रहा, पहले हम फर्स्ट सेकंड अपील बोला करते थे, नहीं, अब अपील बोल रहा हूँ, अपील। उसके बाद रेफरेंस, और उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे जाते हैं, अभी सब्र करें, हम अपना काम तो सीखें, वो तो हमारा काम नहीं होगा, वो कोई और ही करेगा, वकील ही करेंगे। अपील डिपेंड करता है, अब ये लफ्ज़ सुनिएगा, पेक्यूनियरी लिमिट्स पे। पेक्यूनियरी लिमिट्स, बेटा पेक्यूनियरी लिमिट जो है ना, किस चीज़ की? असेसमेंट की या रिफंड की। रिफंड पे भी डिस्प्यूट्स होते हैं, इसके लिए भी सीखेंगे हम, रिफंड एप्लीकेशन वगैरह सारा, रिफंड कैसे लेते हैं। अगर वो 20 मिलियन से एक्सीडिंग हो या ना हो, एक्सीडिंग, इस पे डिपेंड करता है कि अपील का फोरम क्या होगा। अगर 20 मिलियन से एक्सीडिंग ना हो, यानी इक्वल टू या लेस देन 20 मिलियन हो, उस केस में अपील फाइल करते हैं कमिश्नर अपील्स के पास, सीरा। और अगर एक्सीडिंग 20 मिलियन हो तो उस केस में अपील फाइल करते हैं ट्रिब्यूनल के पास, ATIR। पहले दौर में यानी 1.5 साल पहले हर केस जाता था कमिश्नर अपील के पास, उसके खिलाफ सेकंड अपील फाइल होती थी ट्रिब्यूनल के पास, फिर हाई कोर्ट जाते थे। अब ऐसे नहीं है, अब दोनों में से किसी एक जगह जाएंगे। किस पे डिपेंड करता है? पेक्यूनियरी लिमिट्स पे। कितनी है वो? ओके। तो सबसे पहले आपको अपील का फोरम डिसाइड करना पड़ता है। तो कमिश्नर अपील्स में, इसको ना सीरा लिखा करूंगा ताकि हम आम कमिश्नर से इसे अलग समझें। उसको कमिश्नर बोलेंगे, इसको सीरा बोलेंगे अपील की वजह से। और दूसरी तरफ ATIR, इसको हम ट्रिब्यूनल भी बोल सकते हैं सिंपली। इन दोनों में से एक फोरम होगा जहां हम अपील फाइल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन। और अगर उस वहाँ से हार गए तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में जाके रेफरेंस फाइल करते हैं। अब इसमें भी फंडामेंटल चेंज आया है, फंडामेंटल चेंज आया है, इसके अंदर भी फंडामेंटल चेंज ये आया है। क्या डिस्टॉर्शन हो रही है? अभी भी है? स्टाफ को बुलाएं, उसको अली को बुला लें, अगर स्टाफ को ना वहाँ से हो रही है। हिलने के बाद हुआ है, बस उसको आने दें। तो अब फंडामेंटली, जब तक मैं वर्बली बताता हूँ आपको, एक पॉइंट लिखूंगा नहीं, कि फंडामेंटली जो लिटिगेशन है ना, उसमें अब चेंजेस ये हैं, लिटिगेशन की फंडामेंटल चेंजेस हुई हैं पाकिस्तान में, और ये आपके नए प्रोसेसेस हैं। इन प्रोसेसेस में अब जब हम डिस्प्यूट में गए तो हमने जो केस स्टडी किया था, आपको अब आ रहा हूँ काम की तरफ। अपील कहाँ फाइल करेंगे? नहीं,
पहले अमाउंट तो वर्कआउट करो ना, नहीं करोगे क्या अमाउंट, क्या पता कितना निकले, हमें नहीं पता। अली बस ये हिल रहा था भी हो गया, करे सेट हो गया, बस सेट हो गया। तो पहली चीज़ तो मैं ये तो भाई क्लियर कर लेना तो वर्कआउट करते हैं हम उसको। अच्छा एक बात टू बी क्लियरिफाइड, 20 मिलियन का मतलब क्या है? एक मिसाल सुने, एक बंदे का असल टैक्स खुद का पेएबल अपना कंप्यूटेड ऑन रिटर्न 19 मिलियन था, अमेंडमेंट करके 122 सबसेक्शन 1 में 21 मिलियन कर दिया गया, यानी जायद टैक्स लगाया गया कितना, तो टोटल टैक्स कितना है? अपील कहाँ फाइल होगी? कमिश्नर अपील। असल में 20 वो है जो ऊपर लगाया जाए, हाँ जो डिस्प्यूट में हो, एक्स जिस पे डिस्प्यूट हो वो 20 है, वो तो उसका अपना टैक्स है ना, तो अभी भी कमिश्नर अपील। हाँ इसका मतलब अगर जो टैक्स लगाया गया है वो 20 हो, जो ऊपर लगाया गया जो अंडर डिस्प्यूट है तो 20 के एक्सीड करे, इसका मतलब उसका अपना एडमिटेड टैक्स इसमें काउंट नहीं होगा। 19 मिलियन को इग्नोर करेंगे, ऊपर कितना लगा 2, ये कमिश्नर अपील सीरा के पास जाएंगे, सट है। अच्छा अब देखिए एक चीज और, जब हम जाते हैं ना, अब क्या डिस्प्यूट करेंगे उससे, मेरिट पे क्या डिस्प्यूट करेंगे, क्या इसने गलत ऑर्डर पास किया है, क्या गलत ऑर्डर पास किया था बताएं, क्या उसने गलत किया था? ये क्या क्या गलतियां की, नाउ आपका काम शुरू हो रहा है, आप इस पे क्या करो, इतराज करो। इतराज, पहला इतराज क्या है आपका? ऑनलाइन बेटा आपकी तरफ से भी मुझे कुछ रिस्पांस चाहिए, इस केस में क्या गलती की उसने, क्या इतराज है आपका, क्या इतराज है आपका? मेड ऑल इनकम नहीं, थोड़े लफ्ज दे दो, लफ्ज सुनना चाहता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा ना, यानी सबसे पहला एतराज आपका यह है कि उसने टैक्सेबल इनकम गलत कैलकुलेट की, एतराज है ना आपका, गलत कैलकुलेट की, चलें ये आपका एतराज हो गया। दूसरा एतराज, अब इसका मतलब, अब कमाल की बात आपने की कि एक तो अमाउंट पे एतराज किया, फिर अप्रोच पे एतराज किया, इसका मतलब समझते हो क्या, जितने एतराज ज़्यादा करने आएंगे ना उतने जीतने के चांस ज़्यादा होंगे। इन अदर वर्ड्स आप एक बात सीखोगे, सबसे कमाल की चीज़ सीखोगे, ग्राउंड्स ऑफ अपील ड्राफ्ट कैसे होते हैं। इस केस पे ग्राउंड्स ऑफ अपील आपसे ड्राफ्ट करवाऊंगा मैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील जब केस दूंगा ना, इसी को नरेशन पूरा दूंगा आपको, तो उसको पढ़ोगे, ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाओगे। आपको पता है एक ही चीज को ग्राउंड्स ऑफ अपील जिसको बनाना आ गए ना बेटा, बस आधा केस जीत गया, आधा केस वो जीत गया जिसको ग्राउंड्स बनाना है। ऑब्जेक्शन कैसे लगाते, ग्राउंड्स में क्या खूबी होगी, क्या किस तरीके से बनाते हैं ग्राउंड्स, ठीक है। अगली पार्टी को खुला मैदान दोगे या उसको नॉकआउट करोगे, ये डिपेंड करता है आपके ग्राउंड्स ऑफ अपील पे, ठीक है। दायरा तंग फंसाना है उसको, बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक एग्जिट स्ट्रेटेजी भी रखनी होती है, वो मैं बताता हूं आपको। चलें अब क्या हुआ, टैक्स चार्ज ऑन टैक्सेबल इनकम नॉट रिसीट ऑफ इनकम, दीज क्रेडिट्स आर रिसीट्स नॉट टैक्सेबल इनकम, बिल्कुल ठीक है। लोन कंसिडर्ड एज इनकम, बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें ठीक है। बट अब आपने सीखा क्या कि द वे यू राइट योर ग्राउंड्स ऑफ अपील, ये आपका आर्ट, इस सब्जेक्ट का कोर चीज़ें होंगी ड्राफ्टिंग सीखना, ग्राउंड्स ऑफ अपील। तो आपको बार बार केसेस मिलेंगे जिस पे आपने ग्राउंड्स ड्राफ्ट करने, पूरी अपीलें। आपको मैंने क्या कहा था यार, मैंने पूरा बैच 3 चेंज कर दिया, रिवैम्प कर दिया है, अब मुझे काम सिखाना है, क्योंकि डिमांड ही ये आ रही थी ना, मतलब काम तो सिखाना है बट थोड़ा सा लॉबी तो सिखाना है ना, तो आपको ड्राफ्ट करने पड़ेंगे ग्राउंड्स। आए तो जो हम ड्राफ्ट करते हैं ना ग्राउंड्स ऑफ अपील, वो ग्राउंड्स ऑफ अपील में बेसिकली, अब आप देखें अपील के लिए ग्राउंड्स कहलाते हैं, मगर जब हाई कोर्ट जाता है ना तो क्वेश्चन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये अपील में हम ऑब्जेक्शन रेज कर रहे होते हैं, तो ग्राउंड ऑफ अपील है मेरा, ये इतराज है इस पे, और उस पे सुनना, जो अपेलेट फोरा है उसने फैसला दिया है मेरे ऑब्जेक्शन पे, मैंने रेज किया ऑब्जेक्शन। इन अदर वर्ड्स मेरा एक ग्राउंड है ऑन अपील, मैं उसमें कुछ भी लिख सकता हूं। हमेशा पहला ग्राउंड ऑफ अपील पता है क्या लेते हैं, दी लर्नड DCIR हैज एर्र्ड
या हैज़ फेल्ड टू अप्रिशिएट द फैक्ट्स ऑफ द केस, इस तरह करके सीधे साधा इतने एतराज़ात उस पर उठाए जाते हैं, होता निकलता क्या एक एतराज़ बस, बाकी सारी यूँ बिल्डिंग होती है ऐसे। तो ज़रूरी है, अपील की स्ट्रैटेजी होती है ये। तो अब सुनना हुआ क्या, ऑब्जेक्शन रेस करना। अब इसमें क्या करना होता है, इसको लिखने का और हाईकोर्ट को लिखने में करने का फ़र्क होता है। इसको कैसे लिखा जाता है, एक ऑब्जेक्शन की फॉर्म में, और कितना अच्छा लिख सकते हो ये हम अभी सीखेंगे। तो इस पे अपेलेट फोरा ने और सीरा ने या ATIR ने क्या फैसला दिया होगा, कोई जजमेंट दी होगी ना, तो उस पर वो फैसला दे चुके हैं कि आपका एतराज़ सही है या गलत है, तो जजमेंट आ चुकी होगी, तब हम हाई कोर्ट जाते हैं, जजमेंट आ चुकी होती है। आप जरा स्टेजेस बताएं, पहली स्टेज में क्या हुआ था, मैंने खुद असेसमेंट करके और कहा था मेरा इतना टैक्स। दूसरी स्टेज पे क्या हुआ था, DCIR ने OIR ने कहा नहीं आप गलत हो, इतना टैक्स, उसने ऑर्डर पास किया। पहला मेरा रिटर्न सेल्फ असेसमेंट, फिर उसका अमेंडेड असेसमेंट, उस पे कमिश्नर अपील सीरा या ATIR ने क्या कहा, मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया था, उन्होंने कहा आपका ऑब्जेक्शन गलत है या सही है, जो भी कहा। अब मैं या टैक्स डिपार्टमेंट दोनों में से जो अग्रीव्ड होगा वो हाई कोर्ट जाएगा। पता है क्या, हाई कोर्ट जाने, हाई कोर्ट पता है क्या जाता है, हाई कोर्ट में रेफरेंस के लिए, सुनना किसके, अपील नहीं, रेफरेंस फाइल होता है। क्या मतलब, केस पुराने दौर की बात बताता हूँ, पुराने दौर में ऐसे नहीं होता था। पुराने दौर में क्या करते थे, पुराने दौर में वो करते ये थे कि ट्रिब्यूनल को ही केस रेफर करना होता था हाई कोर्ट। इसका मतलब आप ट्रिब्यूनल से हार चुके हो ना, वापस ट्रिब्यूनल जाओ, उसको क्या बोलोगे, माय लॉर्ड आपने तो इंसाफ नहीं दिया, अब चूंकि इसमें लीगल क्वेश्चन रेज हो रहा है, हाई कोर्ट तो भेजो, हाई कोर्ट तो भेजो। फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉ चेंज हुआ, हम खुद सीधे हाई कोर्ट चले जाते थे। पहले ये नहीं होता था, खुद डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। कौन रेफर करता था, ट्रिब्यूनल रेफर्स द केस, अपने खिलाफ रेफर करता था टू हाई कोर्ट, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हो चुका है उसमें, इसीलिए वो टर्मिनोलॉजी चली आ रही है। इसका मतलब हाई कोर्ट बैठ के ना आपकी सारी चीज़ों को नहीं देखेगा, ये देखेगा वेदर फोरम बिलो यानी सीरा या ट्रिब्यूनल ने जजमेंट सही किया कि नहीं किया। तो वी गो टू ट्रिब्यूनल विद अ क्वेश्चन, नॉट विद द ग्राउंड ऑफ अपील, वी गो विद अ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन लेके जाएंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में जाएंगे और उसमें लिखेंगे वेदर इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस द ऑनरेबल सीरा, द ऑनरेबल ATIR हैज डन दिस और दैट। तो वो बनाना सीखेंगे हम। तो हमारा दूसरा लर्निंग क्या होगा, क्वेश्चंस फ्रेम करना। अब फंडामेंटल चेंज जिसकी मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन होते हैं 2 किस्म के, अब 3 किस्म के हो चुके हैं। पहले भी हम बोलते थे मगर पहले तीसरा एक्सेप्ट नहीं होता था। पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ, दूसरा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और तीसरा मिक्स्ड क्वेश्चन जिसमें लॉ और फैक्ट्स दोनों हों। आपको पता है पहले हाई कोर्ट में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ जा सकता था, अब हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ भी जा सकता है और मिक्स्ड क्वेश्चन भी जा सकता है, सिर्फ फैक्ट का क्वेश्चन नहीं जा सकता। प्योर फैक्ट, डिस्प्यूट किस चीज़ का है आपका, इज इट अ फैक्चुअल कंट्रोवर्सी और अ लीगल कंट्रोवर्सी। जिसमें भी एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगी इज अ लीगल कंट्रोवर्सी, बट समटाइम्स वो एप्लीकेशन ऑफ लॉ फैक्ट पे भी डिपेंड करती है, तो देन इट्स अ मिक्स्ड क्वेश्चन, इट्स अ मिक्स्ड क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फैक्ट्स भी डिस्कस होंगे हाई कोर्ट में। पहले क्या होता था, पहले हाई कोर्ट यूज्ड टू सेटिस्फाई देमसेल्फ कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। पहले अगर समझते थे इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, रिजेक्ट करते थे, डिसमिस, इन लिमिने, शुरू में ही वापस रिजेक्शन। तो आपको हाई कोर्ट का भी बनाना चाहिए, आना चाहिए कि कैसे वो ड्राफ्ट करते हैं। आप में से वो लोग जो लॉयर हैं वो तो खुद करेंगे, और जो लॉयर नहीं है ITP होंगे वो अपने लॉयर के साथ, अब पता है क्या, अगर आप काम करोगे तो आपको लॉयर रेफरल भी अच्छा देगा। मैं तो सबको पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे लिए तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना जो खुद लॉयर नहीं होंगे। तो लॉयर को पता है वो क्या बोलेंगे, केस मैंने बनाया हुआ है, जाके रिप्रेजेंट कर, इतना पैसा तेरा इतना मेरा, तो हाई कोर्ट में भी कमा लोगे। तो क्वेश्चन बनाना आना बड़ा आर्ट है, इट्स अ बिग स्किल, वेरी यूजफुल स्किल जो सीखना चाहिए। अब कैसे बनाएंगे वो हमारा दूसरा काम है।
सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे पहले आप स्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट को पहले दरवाज़ा नॉक करेंगे कि जी आप हमें इजाज़त दोगे कि नहीं दोगे अंदर आने की। इसको क्या बोलते हैं? लीव। पिटीशन फाइल करते हैं पहले। क्या फाइल करते हैं? पिटीशन। किस चीज़ की? लीव टू अपील। लीव टू अपील। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट टैक्स के मैटर्स स्टेट नहीं जाते, टैक्स के मैटर्स पे अपील नहीं है, रेफरेंस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट स्टेट नहीं सुनता। सबसे पहले हम क्या फाइल करते हैं? पिटीशन। पिटीशन फॉर लीव टू अपील। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है कि कोई ऐसा क्वेश्चन उसमें मौजूद है जो कि वाइडर पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है, या उसका ताल्लुक ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट समझती है कि इंडिविजुअल मसला नहीं है, कलेक्टिव प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है फॉर द जनरल पब्लिक, तो वो कहते हैं यस। इसका मतलब है द मोमेंट दे से यस, फिर आप अपील फाइल करते हो, देन सिविल अपील फाइल होती है, CPLA, सिविल अपील फाइल होती है। फिर आपका मैटर को, यानी इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट 2 स्टेजेस में जाते हैं। पहले क्या करते हैं? लीव टू अपील फाइल करते हैं। इजाज़त, लीव का मतलब इजाज़त मांगना, किस चीज़ की? अपील फाइल करने की। तो पहले सुनते हैं। अब जैसे एक लीव टू अपील की हियरिंग में मैं मौजूद था, तो ऑनरेबल जस्टिस ने उनसे पूछा भाई आपका क्या केस है? तो जो वकील साहब थे उन्होंने कहा देखें जी हाई कोर्ट ने इस टैक्स को ख़त्म कर दिया है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविज़न को बेस बना के स्ट्राइक डाउन नहीं किया, यानी इस टैक्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देते तो अलग बात थी। अब इन्होंने जो टैक्स ख़त्म किया है, तो ख़त्म कैसे किया उन्होंने? जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है तो कैसे ख़त्म हुआ? तो जज साहब ने कहा हाँ यार वो हम सुनना चाहते हैं, वी वांट टू लिसन टू दिस, ओके एग्रीड। उन्होंने वहीं इजाज़त दे दी। फिर क्या हुआ? अपील फाइल हुई, फिर वो प्रोसीडिंग्स चली और फिर जो भी फैसला आया सो आया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी स्टेट नहीं जा सकता। पहले क्या फाइल करेंगे? पिटीशन। पिटीशन किस लिए? लीव टू अपील। पिटीशन फॉर लीव टू अपील। और उसके बाद क्या फाइल करेंगे? फिर सिविल अपील, फिर अपील। ठीक, इस तरह सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हम टच नहीं करेंगे। आप कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ही सीखा तो आपने सुप्रीम कोर्ट सीख लिया, वो सारे स्किल एक जैसे। सुप्रीम कोर्ट में कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होती, वही हाई कोर्ट वाले स्किल होते हैं। सही है? क्लियर है? अब हम आते हैं सबसे पहले अपने केस की तरफ, और आपको पूरा बैकग्राउंड दे दिया मैंने। अभी एक चीज़ और आपको बाद में आके ADIR और पिटीशन की बात भी करूंगा, आर्टिकल 199 की बात भी करूंगा, ये थोड़ा आगे चल के होगा। अब हम अपने कोर्स की, तो आपने क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए हो? अब आपको क्या लगता है मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? टैक्स लिटिगेशन में मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ाऊंगा, प्रोसेसेस और ड्राफ्टिंग। प्रोसेसेस और ड्राफ्टिंग। प्रोसेसेस क्या है और ड्राफ्टिंग क्या है, ताकि आप काम कर सको, आपके पास अपील का केस है, हैंडल कर सको। ठीक है, प्रोसेसेस और ड्राफ्टिंग सीखेंगे हम। एक प्रोसेस का आज ही मैंने बेस डाल दिया है। ये कैसे पता चलेगा कि पहली अपील कहाँ फाइल करूँ? डिपेंड्स पेक्यूनरी लिमिट्स पे। ये केस अब आपके पास आ चुका है, ये इंडिविजुअल का। आए ज़रा इसका सबसे पहले तय करते हैं कि कौन सा फोरम है जहाँ ये अपील फाइल करनी है। ATIR कैसे? अच्छा देखें, अब मैं ज़रा इसकी वर्किंग करता हूँ। ये अमाउंट आपका क्या था, ये एक्सेल में जाते हैं। इसकी टैक्स कैलकुलेट करते हैं। रिटर्न फाइल करें ना इसका, पहले रिटर्न की तरह जैसे रिटर्न फाइल करते हैं ना, इसका टैक्स कैलकुलेट करें पहले आप। मतलब कैलकुलेशन जो उसकी ऑर्डर में की गई थी ना, वो मैं आपके लिए करता हूँ। और ये बंदे का नाम चूँकि X है, अननोन, तो मिस्टर X, और जिस अच्छा जिस साल के लिए, अब हम थोड़ी सी करंट ईयर की वर्किंग रेट अभी के लगा देंगे करंट के, ताकि आपको रेट लगाने की भी प्रैक्टिस मिल जाए। तो हम उन्होंने कंप्यूटेशन की थी ऑफ
अमेंडेड टैक्सेबल इनकम एंड अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी, ये कैलकुलेशन की थी उन्होंने, तो उसको हमने लिखा। और टैक्स ईयर जो कि रेट हम करंट लगाना चाहते हैं, उन्होंने तो पुराने लगाए थे, कोई 21-22 का केस था वो, तो मैं उसको नहीं दे रहा। मैं अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए 24 बल्कि टैक्स ईयर 25 ही ले लेता हूँ, ताकि रेट आप करंट लगाना सीखो। अच्छा, उसने जो रिटर्न में खुद सैलरी डिक्लेयर की थी, सैलरी इनकम कितनी थी? मंथली मंथली 1.4 मिलियन है, तो सालाना दिस इज इनकम। इन्होंने यूं लिखा कि आपकी डिक्लेयर्ड इनकम इतनी है, इज इट करेक्ट? और उन्होंने कहा कि आपने इसमें ऐड करेंगे वो कंसील्ड इनकम। कंसील्ड इनकम जो उन्होंने कहा कि हमने बैंक स्टेटमेंट से डिटेक्ट की। बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे थे टोटल? 22 से इन्होंने माइनस किया, ये नहीं 22 नहीं, कितना था? 26, क्रेडिट वाज 26 मिलियन। तो 26 मिलियन से उन्होंने ये अमाउंट माइनस किया था ये, तो से अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 26 मिलियन, तो देखता हूँ कि एक्सेस उन्होंने क्या बनाया, ये अमाउंट उन्होंने कहा कि आपकी कंसीलमेंट है, तो उन्होंने कहा जी हम इसको टैक्स करेंगे, इस तरह वर्किंग करेंगे ना, क्योंकि बताएंगे ना। अब ये कंसीलमेंट जो है ना, उन्होंने डिटेक्ट की है ड्यूरिंग ऑडिट। कहा कि जी आपके अकाउंट में ये इनकम आई है, आपने डिक्लेयर नहीं की है, ठीक है, तो कहते हैं एडिशन, ये यूं लिखा था नोटिस में, उन्होंने ये लिखा था एडिशन ऑन अकाउंट ऑफ कंसील्ड इनकम, यूं डिस्क्रिप्शन थी नोटिस के अंदर, और उसके बाद कंसील्ड इनकम, ठीक है। और इसमें उन्होंने रेफरेंस जो दिया था ना, उसका भी मैं हवाला तो दे रहा हूँ, मगर लाइक आई सेड कि वो तफसीली डिस्कशन आएगा बाद में 111 इसके तहत। कंसील्ड इनकम का एक सेक्शन है जो हमारा अगला सब्जेक्ट होगा, वेरी पावरफुल सेक्शन। इतना ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वो इंपॉर्टेंट है, हम इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस जाएंगे नोटिस में। अब वो कहते हैं जी आपकी अमेंडेड, इसको वो क्या बोलते हैं? अमेंडेड, ये टैक्सेबल इनकम आ चुकी है, वही 26 मिलियन, और उन्होंने टैक्स इस पे कैलकुलेट किया। टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप में से जिसने पहली दफ़ा ये देख रहा है तो प्लीज़ ये देखें, रेट्स होते हैं इसके। रेट्स कहाँ गिवन होते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये आप देखें, ये सेक्शंस की लिस्ट आ रही है। लिस्ट जहाँ ख़त्म होगी वहाँ शेड्यूल शुरू होंगे, ये शेड्यूल शुरू हो गए। तो आप देखें फर्स्ट शेड्यूल क्या है, ये देखें फर्स्ट शेड्यूल रेट्स, टैक्स रेट्स, ठीक है, कहाँ ले गया? तो फर्स्ट शेड्यूल है टैक्स रेट्स का, उसमें फिर रेट्स में टेबल गिवन होता है, मैं आपके सामने पर टेबल ही रखूँगा, बाकी चीज़ें रेट की हम डाउन द लाइन सीखते रहेंगे। तो ये इसका टेबल होगा, जो चूँकि सैलरीड पर्सन था और उसने कहीं और से कंसील्ड इनकम, एक चीज़ बल्कि अभी सीख लें, ये टेबल की है, ये पॉइंट अभी सीख लें, ये मैं समझता हूँ आपके लिए अच्छा ही होगा कि अभी सीख लें। ये देखें, ये है फर्स्ट शेड्यूल। अच्छा, फर्स्ट शेड्यूल में ना जैसे ही आप आएंगे ना, तो डिवीज़न 1, पार्ट 1 डिवीज़न 1, पहले आया पार्ट, फिर डिवीज़न, ओके। पार्ट बड़ा है, उसमें मुख्तलिफ डिवीजन्स होंगी। डिवीज़न 1 में 2 टेबल्स आएंगे। पहला केस है, इसको हम बोलेंगे टेबल 1, चूँकि 1 पे है, क्लॉज 1 पे, तो टेबल 1 बोलेंगे। ये उस इंडिविजुअल के लिए है जो नॉन सैलरीड हो, नॉन सैलरीड डिफाइन करेंगे हम इसको, या पार्टनरशिप एओपी, पार्टनरशिप बिजनेस। तो ये इंडिविजुअल के लिए भी है और पार्टनरशिप के लिए भी है।
यहाँ पे पाकिस्तान में सेल्फ एम्प्लॉयड को बिजनेस इनकम कहते हैं। जैसे यूके और वेस्टर्न कंट्रीज में होता है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी होती है, पाकिस्तान में सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी नहीं है, हम उसको बिजनेस इनकम कहते हैं, सैलरीड और बिजनेस। तो बिजनेस इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम और एनी अदर इनकम, ठीक है, बट इट सोल प्रोप्राइटर। अच्छा, फिर अगली टेबल 2 देखें, ये देखें 2 जो कि ब्रैकेट 2 है, तो हम इसको कहते हैं टेबल 2। रेफर करेंगे क्लॉज 2। इसमें पहला जुमला पढ़ें क्या है, वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, ये पार्टनरशिप के लिए नहीं है, इंडिविजुअल के लिए, चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, क्या एक्सीड्स कितना 75%, किससे, तो फिर ये टेबल 2 अप्लाई होगा। अब टेबल 2 को जरा देखें, ये बहुत यूजफुल स्किल है, रेट अप्लाई करना, पहला स्किल आपको जो आना चाहिए। अब ये टेबल अप्लाई होगा, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल दो किस्म के हो गए, एक वो जो टेबल 1 में है, एक वो जो टेबल 2 में है। टेबल 2 में कौन से आए, जिनकी सैलरी इनकम टैक्सेबल में 75% से एक्सीडिंग हो, तो इसको हम सैलरीड बोलेंगे। एक को नॉन सैलरीड बोल, नॉन सैलरीड का मतलब ये नहीं कि सैलरी नहीं है, नॉन सैलरीड का मतलब है जिसकी 75% सैलरी कम हो इनकम से। एवरी टाइम आपके पास कोई क्लाइंट आएगा ना, तो रेट निकालने से पहले आप उसकी इनकम का देखेंगे क्या क्या सोर्सेस हैं। सारी इनकम सैलरी से है, टेबल 2 लगाएं, क्योंकि ये रेट कम है कंपेयर टू टेबल 1 के। और अगर उसकी इनकम सैलरी भी है, अदर इनकम भी है, तो देखो टोटल में सैलरी का कंपोनेंट कितना है। 75% से एक्सीडिंग अगर सैलरी है तो टेबल 2 लगाएं। बिजनेस को भी वो कम रेट से टैक्स करेगा, अदर सोर्स को भी, कैपिटल गेन को भी अदर कम टैक्स कर देगा, ठीक है। अब आप बताएं करंट केस में क्या हुआ होगा। आपको पता है ये जो एडिशन 111 में होता है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होता है, 5th हेड में हो जाए, इसका हेड चेंज कर देते हैं वो। इसने ये नहीं कहा कि तुम्हारी सैलरी है, उन्होंने कहा कंसील्ड इनकम अंडर सेक्शन 111 नाउ बिकम्स टैक्सेबल इन 5th हेड, नॉट सैलरी हेड, अदर सोर्स। तो इसका मतलब टोटल इनकम हो गई उसकी 26, और 26 की वजह से सैलरी उसकी उसमें कितनी है, आपने ये देखना है कि इसका कंपोनेंट कितना है। कैसे मैं मालूम करूं कितना है सर? 26 हो जाएगा, तो 60, ओके 65% के करीब बन गया उसका। मैंने कैसे निकाला ये इसमें कितने परसेंट है, तो इससे उठाया, डिवाइड किया इससे, मल्टीप्लाई किया 100 से, 65% है। इसका मतलब रेट भी चेंज कर दिया उन जालिमों ने। पहले सैलरीड पे टैक्स हो रहा था, ये केस देख रहे हो कितना यूजफुल है। ग्राउंड्स ऑफ अपील भाई बनेंगे इस पे भी, कितने बनेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कितने ग्राउंड्स बना सकते हो तुम इस पे। ग्राउंड ऑफ अपील की लैंग्वेज पे पहली क्लास से फोकस नहीं रखना, इतराज उठाने पे, इतराज एंगल। आपको पता है एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा और इस सब्जेक्ट में हमेशा याद रखना इस लफ्ज़ को, इस फ्रेज को, यू नीड टू डिवेलप लीगल एक्यूमेन। लीगल एक्यूमेन डेवलप करोगे तो अच्छे टैक्स लिटिगेटर बनोगे। और लीगल एक्यूमेन पता है क्या है, कानूनी नुक्ते कहाँ से आते हैं। आपको पता है हारा हुआ केस जीत जाओगे, हारा हुआ केस, घर से निकलोगे यार ये तो हारा हुआ है, बट वो आर्ग्यूमेंट आएंगे ना वहाँ पे, बिकॉज यू आर लुकिंग एट द इशू डिफरेंटली। ये बड़े बड़े वकला एक केस के 90 लाख रुपए लेते हैं, एक केस के 70 लाख रुपए लेते हैं, या मॉडरेट वकला 10-10 लाख रुपए भी ले रहे होते हैं। आपको पता है इनकी सबसे बड़ी बात क्या है, द वे दे लुक एट द केस डिफरेंट होता है। एक तो इनके पास केस लॉ की नॉलेज होती है, केसेस पहले से जीते हुए होते हैं, तैयारी की होती है, आर्ग्यूमेंट्स बने बनाए होते हैं, और दूसरा ये केस को प्लीड बड़ा अच्छा करते हैं, लिटिगेंट बड़े अच्छे। तो एनीवे अब टैक्स के लिए रेट भी तब्दील हो गए, मारा गया बंदा। अब तो हम कौन सा टेबल लगाएंगे इस पर, 2 या 1, क्योंकि नॉन सैलरीड बना दिया उसको। ले भाई, अब आपकी इनकम अगर 26 मिलियन हो चुकी हो, तो आप कैलकुलेशन सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, कैलकुलेशन सीख रहे हैं आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा इस कैलकुलेशन में। चलो ये डेटा रहने दे, फिर आपके रेफरेंस में काम आएगा आपको।
नहीं, टोटल टैक्सेबल इनकम में देखेंगे ना आप, टैक्सेबल इनकम 26 है इसकी ऑलरेडी वो मतलब 16.8 रिपोर्ट कर चुका है ना, तो जो डिफरेंस है उसको देखो तो ऐसे ही। हाँ एक सेकंड, ये मैंने जो शो किया था वही वर्किंग वापस शो कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय 100, 65 और 65% है ये, ठीक है। तो आप ये फैसला इसकी बेसिस पे करेंगे, ये 65% था, सही है। ओके, इनकम कितनी 26, तो पूरी को टैक्स पहले लगाएं। आए जी 26 पे जाएं, 26 लास्ट में होगा। ये टेबल गलत देख रहा हूँ मैं, पीछे जाऊँगा फर्स्ट टेबल पे क्योंकि सैलरीड नहीं रहा, ये आ गया इसका। इसमें देखिए टैक्स कैसे लगता है, पहले तो ब्रैकेट तय करें, किस ब्रैकेट में इनकम आई, ऑनलाइन बताएं किस ब्रैकेट में इनकम आई इसकी। 6 में आई क्योंकि 5 मिलियन से एक्सीडिंग है, 5.6 से एक्सीडिंग है। फिक्स टैक्स कितना, ये फिक्स्ड अमाउंट आएगा, ये टैक्स इतना होगा। एक ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम टैक्स कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं फिक्स्ड अमाउंट, और फिक्स्ड अमाउंट इसका इतना है। फिर एक्सीडिंग अमाउंट पे टैक्स, ओके, और एक्सीडिंग अमाउंट पे टैक्स कितना, पहले एक्सीडिंग कितना, एक्सीडिंग कहता है 5.6 से एक्सीडिंग जो भी हो उसको 45% से टैक्स करना, तो इससे एक्सीडिंग हो, ओके, इससे एक्सीडिंग अमाउंट जो होगा इनकम से एक्सीडिंग, जो इनकम थी उससे एक्सीडिंग, तो एक्सीडिंग हो गया हमारा कितना ये, और इस पे 45% लगाओ, 45%, तो टोटल टैक्स आपका ये आ चुका है, ये प्लस ये। आप जरा अंदाजा लगाओ 10 मिलियन है, ये टैक्स बन गया उस पर। और फिर इन्होंने एक काम अच्छा किया, उन्होंने कहा देखो लेस टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है, जो ऑलरेडी पेड था, किस पे पे था, सैलरी पे तो पे किया था ना उसने, खुद भी तो पे किया था बंदे ने, तो वो कैलकुलेट करके दिखाएं कि जी इसने जो ऑलरेडी टैक्स पे किया था कितना पे किया होगा। ये उठाया था उसने, इस पे भी फिक्स टैक्स होगा और एक्सीडिंग अमाउंट होगा, मगर रेट कौन से यूज़ किए होंगे उसने, सैलरीड के रेट से। तो सैलरीड के रेट्स, अब उस बंदे ने तो अपने हिसाब से जो टैक्स किया वो आए, अब उसका टेबल 2, उसने तो टेबल 2 यूज़ किया था ये, और उसमें भी आखिरी ब्रैकेट ही था, मगर ये देखें इसका अमाउंट था 7 लाख, जो उसने खुद टैक्स पे किया था वो यूं पे किया था, ठीक है, 7 लाख फिक्स अमाउंट था। एक्सीडिंग कितना था, एक्सीडिंग था 41, और 41 का मतलब था कि इसके एक्सीडिंग पे एक्सीडिंग का मतलब इससे एक्सीडिंग जो सैलरी वाली इनकम थी, इससे एक्सीडिंग पे 35% लिखाए लगाएं, ये माइनस ये और इसका 35% निकालें। तो उसने खुद अलबत्ता इतना टैक्स पे किया था, तो उन्होंने उसको उसका माइनस क्रेडिट कर दिया, ये बना 5 पॉइंट, तो ये उन्होंने कहा जी हम लेस कर रहे हैं आपका, बाकी पे करो, तो बाकी इसका पेएबल है। अब आपसे मैं पूछता हूँ फोरम कौन सा है, फोरा कौन सा है जहाँ पे ये अपील फाइल होगी, टैक्स पेएबल, ये उसका पेएबल था अमेंडेड वाला, और ये उन्होंने मांगा था। बताएं कौन से फोरा पे गए, फोरम कौन से, सीरा पे, क्यों, अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 जो टैक्स लगाया गया था वो ओवर एंड अबाउ देखा जाएगा, ना कि उसका टोटल टैक्स। टोटल टैक्स तो उसका 10 मिलियन बन गया ना, मगर उसमें जो अपना पेड था वो माइनस करेंगे, जो ऊपर लगाया गया था उस पर हम जाएंगे। तो अपील ट्रिब्यूनल में नहीं, कहाँ फाइल होगी, पहला फोरम आपने हाईलाइट किया, ओके। अब ये आपके सामने पूरी वर्किंग, पूरे फैक्ट सामने हैं। अब हम कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं कि जो आज हमने टारगेट रखा था, पहला टारगेट था कोर्स का ओवरव्यू देना, वो हमने दे दिया कि किस तरीके से क्या पढ़ेंगे। अब हमने स्किल सीखना है। सबसे पहले अपील का प्रोसीजर क्या होता है, तो हमें रेलिवेंट सेक्शंस को रिव्यू करना है,
हमें बेयर एक्ट के रेलिवेंट सेक्शंस का रिव्यू करना है। एक क्विक रिव्यू दूंगा, आज हम उसको कवर नहीं करें, बट जो मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ, काम देने वाला हूँ, उसके लिए ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ऑर्डर की डेट क्या है, ताकि विद इन टाइम अपील फाइल होती है। आपको चंद चीज़ें अब पता होनी चाहिए। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में टाइम लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम लाइन। तो ऑर्डर की डेट नहीं, जिस दिन मिला, रिसीव हुआ। आजकल तो वो आयरिस पे ऑनलाइन आ रहा है ना, इस पर भी डिबेट करेंगे किसी दिन आगे। मेरे सब्जेक्ट का हिस्सा है कि सिर्फ ऑनलाइन भेज दें, हमारा क्लाइंट जो है वो अनपढ़ है या उसने नहीं देखा, तो फिर क्या टाइम अपील गुजर गया, या उनको फिजिकल कॉपी भी भेजनी है, ट्रिब्यूनल इस पर क्या कह रहा है, हाई कोर्ट इस पर, तो हम डिस्कस करेंगे इस पर। मगर एनीवे टाइम लिमिटेशन अपील के लिए है 30 डेज। अपील भी तो है तो फी भी तो लेगा सीरा, कोई फी के रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं है, ये चंद चीज़ें मैं रिव्यू कराता हूँ। अच्छा, अब आपने कुछ सेक्शंस को नोट करना है जो आज का सब्जेक्ट नहीं है। अपील के लिए ये सेक्शन, लिटिगेशन के लिए ये सेक्शन हमारे आएंगे सब्सिक्वेंटली। सबसे पहले 126A से हम देखें, ये ज़रा अपील का पूरे सेक्शन का, ये देखें पार्ट 3 है ये वाला आपका। सिर्फ ये नहीं, और जगह पे भी चीज़ें मौजूद हैं, मगर जब हम कहते हैं ना टैक्स लिटिगेशन, तो कोर ये है, ये आपके सामने 126A से 136, और इस पे फिर प्रोसीजर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सेक्शन है आपके टैक्स लिटिगेशन का कोर। 126A में पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन तय की गई है, जो हमने क्या जिक्र किया था, कितने मिलियन, 20 मिलियन, ये यहाँ बताया गया है। अब आपको एक सेक्शन याद करना पड़ेगा, अपील फाइल होती है कमीशन अपील के पास अंडर सेक्शन 127, और प्रोसीजर इन अपील वो फॉलो करता है 126, 128 में, और डिसीजन वो देता है 129 में। इसका मतलब कमिश्नर अपील के लिए 3 सेक्शंस हैं रेलिवेंट। एक में अपील का प्रोसीजर गिवन है कि कैसे फाइल क्या क्या करते हैं, एक में फैसला गिवन है, और एक में बेसिक रिक्वायरमेंट्स गिवन है। तो मैं अगर जब बात करता हूँ अब कमिश्नर अपील की, तो इन 3 सेक्शंस की हम बात करेंगे, ठीक है। 126A का ताल्लुक सबसे था, जनरल था, तो 127 एक चीज़ 5 से 8 मिनट ले सकता हूँ ना, पक्की बात है, क्योंकि वो टाइम आपका हो चुका है, आपकी भी वो शेड्यूल टाइट होगा। मैं ऑनलाइन 5 मिनट ले सकता हूँ बेटा, क्योंकि 8:30 पे मैंने बोला था, 8:41 हो चुके हैं, 5 मिनट ले सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं कंक्लूड करूँगा आज का सब्जेक्ट। देखें, सबसे पहले तो अपील की बुनियादी चीज़ ये है कि क्या, बेसिक क्वेश्चन होता है कि क्या अपील सिटीजन का या टैक्स पेयर का इनहेरेंट राइट है, इनहेरेंट राइट है या गिवन राइट है? क्या अपील का राइट, एक मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बल्कि उसकी लीगल मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से है आपके लीगल जॉर्गन में, इसको कहते हैं वेस्टेड राइट। मेरी प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाइएगा, वी से लिखते हैं, वेस्टेड राइट्स। दीज आर द राइट्स जो कि आपके नो वन कैन टेक अवे। वंस अ राइट हैज़ अक्रूड, वन अंडर अ लीगल प्रोसेस, मगर ड्यू प्रोसेस हो लीगल, वंस अ राइट हैज़ बिन अक्रूड टू मी, इट कांट बी टेकन अवे। जो मेरा राइट है वो मेरा राइट रहेगा, आप उसको छीन नहीं सकते, उसको वेस्टेड राइट कहते हैं। इज इट अ वेस्टेड राइट? डिस्कस करना पड़ेगा ना। नाउ हाँ, बुनियादी डिस्कशन, ये सारी डिस्कशन इसमें होती है अपील के बारे में। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या अपील आपकी कोई नेचुरल राइट है, या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या आपका कोई इनहेरेंट राइट है? तो आंसर इज नो, इट्स नॉट इनहेरेंट राइट, इट इज़ अ राइट विच इज़ गिवन बाय द लॉ। हाँ, गिवन बाय द लॉ। अगर लॉ वो राइट देता है तो आप अपील फाइल कर सकते हो, वरना नहीं फाइल कर सकते। विच मीन्स कि लीगल प्रोसेसेस में अगर वो विजुअलाइज किया गया है कि ये टैक्स अथॉरिटी या ये लीगल अथॉरिटी फैसला करेगी, एंड देन देयर विल बी अनदर अथॉरिटी टू रिव्यू इट, तो राइट देगा। मगर सपोज करें कि उसका काम ही क्या है, आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 2 ऐसे फैसले हैं जिसमें राइट ऑफ अपील नहीं है,
दो ऐसे जजमेंट्स हैं जिस पे राइट ऑफ अपील नहीं है, छोटे से। एक, जब हम अकाउंटिंग मेथड चेंज करते हैं, जब हम अकाउंटिंग मेथड चेंज करने की एप्लीकेशन देते हैं और वो रिजेक्ट कर दें। अब अकाउंटिंग मेथड का मतलब क्या है? अक्रूवल या कैश। जब बिजनेस इनकम में, ये सिर्फ बिजनेस इनकम के हद तक है। हम इंडिविजुअल हैं तो हमें ऑप्शन होता है, यू कैन ऑप्ट फॉर अक्रूवल और यू कैन ऑप्ट फॉर कैश। कंपनी को ये नहीं होता, कंपनी हैज़ टू फॉलो अक्रूवल मेथड। तो इंडिविजुअल को ऑप्शन होता है बिजनेस में कि अक्रूवल या कैश। हमने कैश फॉलो किया, अब नाउ वी वांट टू स्विच टू एंड देन रिजेक्ट इट, आई कांट फाइल अपील, राइट ऑफ अपील नहीं है इस पे। सेकंड है टैक्स ईयर का चेंज इन टैक्स ईयर। टैक्स ईयर की टाइप्स है, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर। मैं नॉर्मल टैक्स ईयर यानी जून एंडिंग से स्पेशल टैक्स ईयर पे गया, या मैं जाना चाहता हूं और वो रिजेक्ट कर दें, या मैं गया और वापस आना चाहता हूं वो रिजेक्ट कर दें, देयर इज नो राइट ऑफ अपील। इसका मतलब क्या है? मेरी वो बात अपनी जगह कि जब तक लॉ राइट ऑफ अपील नहीं दे, अपील नहीं मिलता। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ को अपीलेबल बनाया गया है, किस किस चीज़ को अपीलेबल बनाया गया है। तो 127 के सबसेक्शन 1 में वो गिवन है, आप ढूंढें 122 उसमें मौजूद है, अपीलेबल है। 122 अपीलेबल है क्योंकि हमारा, और जिसको हम चैलेंज कर रहे हैं, इम्प्यून कर रहे हैं, इम्प्यून जिसको हम चैलेंज कर रहे हैं ऑर्डर को, वो 122 में पास हुआ है। 122 में वो ऑर्डर पास हुआ है, क्या हम उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं? तो हमें आना पड़ेगा 127 पे। पढ़े कहाँ है? ये देखिए, ये मौजूद है। इसका मतलब अपील है, राइट ऑफ अपील है मुझे, आई कैन गो एंड फाइल एन अपील, क्योंकि उसका जिक्र किया गया है, अपीलेबल है, अपील का राइट है इस पे मुझे, तो मैं अपील फाइल करूंगा। आपको पता है अपील के लिए बुनियादी स्किल्स में से ये पता होना चाहिए कि वेदर वो एक्शन अपीलेबल है भी कि नहीं है। यू शुड नो दिस। ऐसा ना हो कि अपीलेबल ना हो, अपील फाइल कर दें, पता चले जी ये तो आपने वो दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा। तो फर्स्ट स्किल क्या है? अपीलेबल है कि नहीं है, वो आप फाइल मालूम करेंगे। सेकंड स्किल प्रोसीजर। अब ये ना अपील्स ऑनलाइन हो गई हैं, जैसे रिटर्न ऑनलाइन हो गया ना, तो अपील भी ऑनलाइन हो गई है। मैनुअल भी चलता रहा है प्रोसेस। अपील का एक फॉर्मेट होता है, बेसिकली आप उस फॉर्मेट को फिल करोगे। बुनियादी चीज़ें उसमें क्या होती हैं वो तो वही है ना, टैक्स पेयर का नाम है, टैक्स ईयर है, ऑर्डर किसने पास किया, ये डिटेल होती है, वो तो क्लरिकल काम है। बट असल काम क्या है? ग्राउंड्स ऑफ अपील। अपील मेमो बनाना। क्या बनाना? अपील पेपर्स, अपील मेमो। तो हम कंप्लीट अपील पेपर की तरफ जा रहे हैं। अगली क्लास में कंप्लीट पेपर आपके पास में रियल केस के रखूंगा कि ये देखिए अपील के पेपर्स हैं। ऊपर से जो कंटेंट होता है ना, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से लेके आखिर तक हम पूरा सीखेंगे ताकि आप खुद अपीलें फाइल कर सकें। उस तरफ जाते हुए बुनियादी बातों को देखें कि अपील के लिए 5 चीज़ें बुनियादी हैं, और वो ये हैं, इसी सेक्शन में 127 में गिवन है कि अपील हैज़ टू बी ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, verified in prescribed manner. Now what is verified in prescribed manner? वो तो प्रिस्क्राइब फॉर्म हो गया टेम्पलेट में, टेम्पलेट प्रिस्क्राइब हो गया, ये तो प्रिस्क्राइब मैनर है। आपको पता है हमसे ना फॉर्म जमा करा के आखिर में एक स्टेटमेंट साइन कराते हैं कि द फैक्ट्स स्टेटेड अबव आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। क्यों? क्यों? वी आर वेरीफाइंग इट, वी आर नॉट ओनली स्टेटिंग बट वेरीफाइंग इट। अगर गलत निकल आया ना तो फिर हमारे खिलाफ केस बन जाएगा, देन दे विल बी एबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट अस। वेरीफाई, इसका मतलब है कि मैं जो बातें आप अपील के फॉर्म में जो लिख रहे हो उसको साइन कर रहे हो, मगर फिर दूसरा साइन कर रहे हो कि मैं बता रहा हूं ये हकीकतें हैं, और कल कोई लगाना कि मैंने गलत बयानी करी तो मैं फंस जाऊंगा। ओके, हाँ वो डिक्लेरेशन है, यस। फिर क्या है? ये देखें आपका स्किल आ गया, प्रिसाइसली क्या बताना है? ग्राउंड्स ऑफ अपील। फिर क्या है? अकम्पनीड बाय फी। फिर क्या है? टाइम के अंदर हो। तो अब आपने चीज़ें सीख ली हैं, अब आपको 2 चीज़ें मालूम करनी है, फ़ी कितनी होगी और टाइम क्या होगा। ये देखिए फ़ी कितनी होगी। अपील अगर असेसमेंट के खिलाफ है तो कंपनी 5,000 रुपये देगी फ़ी में, और नॉन कंपनी 2,500 रुपये देगी। और अपील अगर किसी और चीज़ पे है, यानी अदर देन अपना
असेसमेंट के कोई और मैटर है तो कंपनी फिर भी 5,000 रुपये देगी और बाकी 1,000 रुपये देंगे। अपील कुछ मतलब पैसे नहीं है इतने। कंपनी को हमेशा कितना देना है, चाहे मैटर कोई भी हो। नॉन कंपनी को अब हमें 2,500 या 1,000 देना है। 2,500 कब, जब असेसमेंट हो, अदर मैटर्स में अपील का ताल्लुक अगर असेसमेंट से 1,000 रुपये। टाइम कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है, 30 डेज, विद इन 30 डेज। मगर 30 डेज किसके, ये दिस इज द की, दिस इज वेयर यू कैन प्ले, दिस इज वेयर यू कैन प्ले। ओके, कहता है अगर वो असेसमेंट या अपील का मैटर था जिसमें पेमेंट की बात भी थी, टैक्स तो लगा, मगर आप बताएं ये जो हमने ऑर्डर पास किया इसमें पेमेंट भी तो करनी थी ना। तो कहता है असेसमेंट या अपील के मैटर के खिलाफ जा रहे हो तो अपील का टाइम स्टार्ट ऑर्डर मिलने से नहीं होगा। ऑर्डर के साथ एक और डॉक्यूमेंट आता है, उसको हम कहते हैं डिमांड नोटिस। क्या कहते हैं, इसके बाद टाइम शुरू होगा। आपको पता है अक्सर डिमांड नोटिस भेजते ही नहीं है वो, तो अपील टाइम शुरू ही नहीं होता, टाइम लिमिटेशन लगती ही नहीं है। इसका मतलब है कि एनी टाइम अ टैक्स ऑफिसर पासिस ऑर्डर जिसमें पेएबिलिटी आए, लाइबिलिटी क्रिएट हो, तो ही हैज टू इशू अनदर डॉक्यूमेंट विच इज नोटिस ऑफ डिमांड, जिसमें वो पता है क्या लिखता है, पेमेंट कर दो इस अकाउंट में इतने दिनों में। अगर वो नोटिस ऑफ डिमांड नहीं देगा, टाइम ही स्टार्ट नहीं हुआ अपील का। नोटिस ऑफ डिमांड सिंगल पेज होता है, ऑर्डर के अलावा होता है। अब मैं पता है जब ACDC था ना, मैं उस वक्त क्या करता था, एक लिफाफे में भेजता था, एक साथ ही पहुंच जाए। और जो अलग अलग करते थे ना तो वो रिस्क लेते थे, क्या नोटिस ऑफ डिमांड बाद में भेजते हैं, तो उसका मतलब टाइम लिमिटेशन ही रन नहीं होगा ना उस पर। लिमिटेशन रन्स ऑन द रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड, डिमांड नोटिस। और डिमांड नोटिस को अलग इसलिए रखा गया है कि पेमेंट की डिटेल ऑर्डर में नहीं बताई जाती कि पे कैसे करोगे, पे करने का तरीका क्या है, ये तो टैक्स लगाया ना हमने, अब इसको पे कर लो। तो इसका मतलब अब मुझे बताएं जिसमें पेएबिलिटी ही नहीं हो उसमें नोटिस ऑफ डिमांड थोड़ी आएगा। अदर केसेस में ऑर्डर की रिसीट से 30 दिन। तो असेसमेंट और अपील में 30 दिन किससे, नहीं, नोटिस ऑफ डिमांड से। असेसमेंट और अपील में कहां से टाइम रन करेगा, नोटिस ऑफ डिमांड से, ऑर्डर से नहीं। और बाकी केसेस में जिस ऑर्डर को हम इम्प्यून कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, ये होगा। दैट वाज द ट्रिक, दैट वाज द ट्रिक। एक दफ़ा मेरे पास एक साहब आए, और देखिए अक्सर क्या होता है, क्लाइंट जो है ऐसा मिल जाता है जो बिल्कुल काका था, या पिछले एडवाइज़र ने बेड़ा गर्क कर दिया, आपके पास आया। तो पता है इस सूरत में लोग क्या करते हैं, ये मैं आपको थोड़ी चालाकी बता रहा हूँ जो लोग करते हैं। कहते हैं हमें मिला ही नहीं, हमें मिला ही नहीं, रिसीट से होगा ना शुरू, मिला ही नहीं। तो आप हमें सुनिएगा, वो पता है क्या मांगते हैं, सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं, और कानूनी शहादत में लिखा है सर्टिफाइड कॉपी रिजेक्ट नहीं कर सकते आप, देनी ही देनी है। अक्सर टैक्स ऑफिसर कहते हैं मैं नहीं देता। मैं उनको बोलता हूँ आगे वकील को पता नहीं था कि कानूनी शहादत में क्या लिखा है। कानूनी शहादत एक्ट ऑर्डर है ना, एक्ट नहीं ऑर्डर है। कानूनी शहादत एविडेंस ऑर्डर पाकिस्तान का कानून है, उसमें क्या लिखा है कि अगर कोई बंदा अपना डॉक्यूमेंट सरकारी बंदे से मांगे देना पड़ेगा, लाजिम है देना, यू कांट से नो, उसका राइट है, वो अपना डॉक्यूमेंट मांग रहा है, लेकिन से आपके खिलाफ जाएगा। तो हमारे वकला को पता नहीं होता ना, वो रिक्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, और जिसको पता है वो तो सेक्शन कोड करके दें, दो मुझे, मेरा राइट है ये दो, ओ लिया, उसमें लिखा है, जाके अपील फाइल करते हैं, देखें जी मुझे अभी मिला है, ठीक है, दरवाज़ा खुल गया। और एक और रास्ता भी लोग अपनाते हैं, पता है कौन सा, बजाय सर्टिफाइड कॉपी लेने के वो उस ऑर्डर को, जिसको जो ऑर्डर आया था ना 122 का, उसमें कोई गलती निकाल के रेक्टिफिकेशन अप्लाई करते हैं। एक सेक्शन है 221, 221 कहता है क्लरिकल मिस्टेक्स, कोई क्लरिकल मिस्टेक निकाल लेते हैं और वो मना करता है, उसके खिलाफ अपील फाइल हो जाती है, क्योंकि लाइव हो गया ना, अब वो ओरिजिनल के खिलाफ नहीं गए हैं, अब वो 221 के खिलाफ गए हैं, तो इस तरह वो इशू लाइव हो जाता है। तो दीज आर द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड कि कैसे वो टाइम लिमिटेशन। और एक रास्ता तो है ही कंडोन कराना। कंडोन कराने का मतलब क्या है, 30 दिन में अगर अपील फाइल नहीं कर सके तो जाओ उसको कहो मेरे मसले थे, मैं नहीं फाइल कर सका, मुझे अपील फाइल करने दो। मगर उसमें प्रॉब्लम पता है क्या, एक एक दिन जस्टिफाई करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो इतने स्ट्रिक्ट हैं, एक दिन पे रिजेक्ट कर देते हैं।
तो इसीलिए ये रास्ते अपनाए जाते हैं। एनीवे, अब आपने प्रोसीजर की चीज़ें सीख ली, क्या क्या करना है। प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब, तीसरा वेरिफिकेशन, और फिर ग्राउंड्स ऑफ अपील, और फिर फी, और फिर टाइम। क्लियर है ना, ये अपील है। अब आपका सारा, भाई लॉ नहीं सीखना, काम सीखना है। अब काम कैसे सीखेंगे, अब आप मुझे बना के दिखाएंगे ग्राउंड्स ऑफ अपील। किस केस पे, इसी केस पे। यू हैव टू ड्राफ्ट ग्राउंड्स ऑफ अपील। मसलन ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे ड्राफ्ट करते हैं रिव्यू डिफरेंट है, अपील डिफरेंट है। डिपार्टमेंट के अंदर ही अगर वो, जैसे मिसाल ले लें कि आपने चेंज इन टैक्सियर का कहा था, तो उसने रिजेक्ट कर दिया और कहा गया जी बोर्ड को अप्लाई करो, और एफबीआर हेड ऑफिस हमने अप्लाई किया और उन्होंने भी रिजेक्ट किया, तो एफबीआर को रिव्यू दिया गया। बेसिकली विद इन द डिपार्टमेंट अगर रेमेडी दी जाए एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की, तो उसको रिव्यू बोलते हैं, और आउटसाइड द डिपार्टमेंट रखी जाए तो उसको अपील बोलते हैं। बट बहरहाल ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अथर ने कमेंट किया था इसलिए मैंने इसका जिक्र किया सबके साथ, ताकि रिव्यू का उसने कहा, तो रिव्यू इज अ डिफरेंट थिंग। रिव्यू है, अपील नहीं है उस पर, दो जो मैंने जिक्र किए थे, ठीक है सर। अच्छा, आप देखिए, आपने ना जो ग्राउंड्स बनाने हैं ना, पेपर बनाना है पूरा, किन फैक्ट्स पे, इन फैक्ट्स पे। हमने इसकी कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेशन है। डिमांड नोटिस इसके साथ आ चुका है। डिमांड नोटिस जो है, इसमें अभी मैं केस नहीं दे रहा कि डिमांड टाइम गुजर गया, नहीं, टाइम आपके पास है, टाइम की टेंशन नहीं है। डिमांड नोटिस मिला है 3-4 दिन पहले, आपके पास पूरे 15-20 दिन है, तो आपकी अपील टाइम में होगी। अब आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने हैं यही मैं लिखता हूं, ग्राउंड्स ऑफ अपील और फिर एक अपील का फॉर्म। मैं आपसे आज मोस्ट प्रोबेबली आज ही अदरवाइज कल शाम तक अपील के कुछ फॉर्मेट शेयर करूंगा, सो दैट कि आपको थोड़ा गाइडेंस मिल सके। उसमें इसी केस को बेस बनाएं और जो मिसिंग फैक्ट्स हैं वो अपनी तरफ से ऐड कर दें। मगर मुझे कंप्लीट अपील की तरफ आपको लेके जाना है, तो आप उस फॉर्म को जैसे भाई टेक्नोलॉजी गाए हैं तो ये यूज़ करते हैं अपने पास, तो इनके पास देखो रिकॉर्ड रहेगा। आप बुक्स में लिख रहे हो, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। मगर जो मैं पेपर देता हूँ ना, ये गुम हो जाते हैं। फिर ना आगे कभी ज़रूरत पड़ती है, फंसते हो, तो मैं आपको कहूँगा एक फ़ोल्डर बनाएं प्लीज़। जो मेरा मटेरियल आए ना, उसको प्रिंट करके लगाते जाओ यार। फॉर्मेट आएंगे, बड़ी यूज़फुल चीज़ें आएंगी आपके पास, सैम्पल्स आएंगे, तो उसको प्रिंट करके अपने पास फ़ोल्डर में लगा दीजिएगा। और कुछ ऐसे होंगे जो मैं प्रिंट करवाऊँगा, अल्दो हमें जाना तो पेपरलेस एनवायरनमेंट पे है, पर मैं आई एम ओल्ड स्कूल, तो मैं प्रिंट करवाऊँगा कि भाई इसको प्रिंट कर लो और उसको हाथ से भरो, या बेशक तुम ऑनलाइन भी भरती हो तो भरो, बट मुझे कुछ चीज़ें सिखानी हैं, कुछ चीज़ें मैं तुमसे गलतियां करवाऊंगा तो सीखोगे ना। तो जब तक वो प्रिंट करा के और साइने वाइने नहीं करवाऊंगा तुमसे नकली, तब तक तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने, समझ रहे हो। तो मैं एक्चुअल वर्क कराने के लिए आपको प्रिंट और कहूँगा कि इस पे आ जाए। ग्राउंड्स ऑफ अपील में 2 ग्राउंड्स मैं आपको लिख के दे रहा हूँ जो हर अपील का हिस्सा होते हैं, ग्राउंड नंबर 1 एंड ग्राउंड नंबर लास्ट, बाकी आपने लिखने। मैं कहता हूँ मैंने आज तक कोई हज़ारों अपीलें फेस की हैं, हज़ारों, मुझे तो अब नंबर भी याद नहीं है। जब नया नया डीसी बना था, मैं तब से अपील में जाता हूँ। काम का शौक भी था और बोलना भी आता था, तो मुझे वो इवन ट्रिब्यूनल के अंदर आपको पता है डीसीज अलाउ नहीं होते थे, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 19 आना चाहिए। तब से मैं एज अ डीसी भी जाता रहा हूँ। मुझे एंटरटेन करते थे कि नहीं यार ये तैयारी करके आता है, इसको सुने और ये नई बातें लाता है। तो बड़ा अरसा मैंने अपीलों में, हालांकि हमारी मेरी ड्यूटी अपील नहीं थी, मेरी अपील वही ऑडिट में पोस्टेड होता था, फलानी जगह पे वो एक्स्ट्रा भेजते थे, भाई दुनिया को भेज दो। तो हज़ारों मैंने चीज़ें देखी हैं, आज तक मैंने ऐसी अपील नहीं देखी जिसमें एक ग्राउंड ना हो। जो मैं लिखने वाला हूँ, जो आप भी लिखोगे, हमेशा लिखेंगे, ठीक है।
अब उसने DCIR होगा, ACIR होगा, जो भी होगा वो लिखेंगे। मैं अभी क्या लिखूंगा, OIR, ऑफिस एंड रेवेन्यू। अगर उसके साथ लिखा है यूनिट 1, ऑडिट 1, वो भी लिखोगे, स्पेसिफिक रहोगे कि दी ऑर्डर पास्ड बाय OIR या DCIR, जो भी उसकी डेजिग्नेशन होगी, जो भी उसका यूनिट होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो लिखा होता है मसलन DCIR, मैं उसको लिख देता हूँ सैंपल की फॉर्म, उसका होगा DCIR, डिप्टी कमिश्नर इन रेवेन्यू, ऑडिट यूनिट 2, जोन 1, RTO कराची। ये उसके साथ लिखा होता है, ये स्पेसिफाई करेंगे ना हम किसके खिलाफ आए। और अगर नहीं भी तो आप यूनिट तक ज़रूर आएँ, जोन वोन और बाकी नहीं तो आप, चूँकि ऑर्डर की कॉपी लगानी पड़ती है हमें, जिसको हम इम्प्यून कर रहे हैं वो खुद भी देख लेते हैं। तो ऑर्डर पास्ड बाय OIR, ये हमेशा होता है, आज तक मैंने नहीं देखा कोई अपील जिसमें ये ग्राउंड ना हो। और जब ऑर्डर पास करता है ना इस पे सीरा या ट्रिब्यूनल, आपको पता है इसके बारे में क्या फैसला करता है? हर ग्राउंड पे डिसीजन देना होता है, एवरी ग्राउंड पे उसने फैसला करना है। इस पे पता है क्या लिखते हैं? सिंस द ग्राउंड इज टू जनरल देयरफॉर नो जजमेंट इज रिक्वायर्ड। इसको भी इग्नोर कर देते हैं। तो लेते क्यों हैं फिर हम? इसलिए कि इसका मतलब हम उस ऑर्डर से एग्री नहीं कर रहे। ये आपको रियल केसेस भी दिखाऊंगा, देखना, थोड़ी अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, मगर पहला ग्राउंड यही होता है। इस पे फैसला नहीं मिलेगा आपको, मगर ये ग्राउंड फिर भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं? ऑर्डर लीगल नहीं है, जनरल बात है, मगर कैसे? अब उसको क्या मतलब स्पेसिफिक तो करो ना। हाँ, स्पेसिफिक आप कर रहे हैं। ये आर्ट जो है ना, उसमें पहली चीज़ ये है। और अगर सपोज कर लें कोई टैक्स एडवाइज़र ट्रिब्यूनल या सीरा के सामने डट जाए कि नहीं सर आप इस पे फैसला करो, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। प्रेस करने का क्या मतलब है? मैं इसको वापस नहीं ले रहा। आपको पता है कुछ ग्राउंड्स पे आपको कहेंगे कि क्या आप इसको प्रेस कर रहे हो, तो आप कहेंगे नहीं मैं प्रेस नहीं कर रहा। इसका मतलब आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप वो भी उसको छोड़ देंगे। लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्रेस करना। आप देख रहे हो यार मैंने 15 ग्राउंड लिए थे, पहले पे ही जीत रहा हूँ, तो छोड़ो इसको। उसी के तो एंगल चेंज किए थे मैंने, गिलास यूं भी था, यूं भी था, यूं भी था, 3 ही तो लिए, पहले पे ही कन्विंस हो गए। तो फिर क्या बोलोगे? सर मैं ग्राउंड नंबर 3 और 4 को प्रेस नहीं कर रहा। तो 3 और 4 को प्रेस नहीं कर रहा तो वो क्या लिखेंगे ऑर्डर में? वॉज नॉट प्रेस्ड, इग्नोर। तो कुछ ग्राउंड्स प्रेस नहीं भी करते अगर उसका फ़ायदा हो तो पहला ये लिखा। सेकंड ग्राउंड अब आपकी मर्जी होगी, हर किसी की इंडिविजुअल, क्योंकि मैंने तो उसमें इतने बम फोड़े हैं उस केस में, जो चीज़ें छोड़ी हैं ना, अब मैं देखूंगा आपकी इमेजिनेशन कि कैसे तुम ग्राउंड बना के आते हो। तो आप इस पे ग्राउंड बनाओगे, जितने भी जो आपने काम पहला ड्राफ्ट बनाना है, आखिरी क्या होगा? ये क्रेव लिखा है मैंने, CR, क्रेव्स। अंग्रेज़ी अगेन थोड़ी वेरिएबल होती है, मगर ये मेन मकसद होता है उसका। आखिरी ग्राउंड ये लिखते हैं, द अपेलेंट क्रेव्स। फिर क्रेव किसको कर रहे हैं? द सीरा, द ATIR, ठीक है, टू, या क्रेव्स योर ऑनर, योर ऑनर, ठीक है, टू ग्रांट लीव टू ऐड न्यू ग्राउंड्स,
अब इसको भी किसी वक्त डिस्कस करेंगे हम इसी सब्जेक्ट में कि न्यू ग्राउंड कब तक ऐड हो सकते हैं। अपील स्टार्ट होने से पहले, हेयरिंग स्टार्ट होने से पहले न्यू ग्राउंड्स ऐड होते हैं, उससे बाद नहीं हो सकते। अपील अगर हेयरिंग स्टार्ट हो गई उसके बाद न्यू ग्राउंड्स नहीं आ सकते। मगर इस पर डिबेट है लंबी, क्योंकि लीगल क्वेश्चन तो कभी भी रेज कर सकते हैं ना। हेयरिंग चल रही है, नया क्वेश्चन रेज हो गया, लीगल क्वेश्चन ऐड हो सकता है, फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट के कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट है, एक और भी है कि नहीं कर सकते। तो इस लॉन्ग डिबेट है, ये सब्जेक्ट है हमारा, इसका हिस्सा है। वन ऑफ द ये हमारा रहेगा कि क्या यही तो सिखाना है भाई, और क्या सिखाना है फिर। एक तरह से ये टर्म सिक्योर करने के लिए पेरेंट के लिए कि भाई आप फर्दर और चीजें शूट रेज नहीं करें। नहीं, इसका मतलब है कि आप ऐड करोगे, ओपनिंग खोली हुई है ना आपने। अगर तो आप लेके गए हैं प्रैक्टिकली 3 ग्राउंड, 3 नहीं 4, 1 2 3 4 लेके गए हो, और कल आपको नई चीज़ नज़र आ जाती है, फिर तो आपने तो उसकी इजाज़त ही नहीं मांगी। आपको पता है ये लीगल सिस्टम है, मांगना पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं मिलता। एक समझें, एक 10 लोग थे, 10 में से एक कोर्ट गया, अपना राइट लिया, हालांकि 10 पे ही था, 9 नहीं आए, उनको नहीं मिलेगा। ये लीगल सिस्टम ऐसे थोड़ी काम करता है भाई सबको हक मिलेगा, नहीं, जो कोर्ट जाएगा उसको मिलेगा। आपका हक है, दुनिया भर को पता है आपका हक है, मगर आप गए ही नहीं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेशिस क्या है? लेशिस, सोते हुए को इंसाफ नहीं मिलता, खटखटाना पड़ता है दरवाज़ा। तो आप ऐसे, इसका मतलब चीज़ें। और आखिरी चीज़ क्या है, एक चीज़ और है आखिरी, और वो है जब आपने ग्राउंड्स लिखे ना, तो आखिर में एक सेपरेट हेडिंग होती है प्रेयर। प्रेयर लिखनी पड़ती है। मांग क्या रहे हो, चाहते क्या हो, क्या करूं मैं। एक केस में मैं आपको बड़े किस्से सिखाऊंगा, चीज़ें प्रैक्टिकल सिखाऊंगा कि मेरा काम किया हुआ है, ये सब थोड़ी थोड़ी है। एक केस में मैं गया, तैयारी कर रहा था, रात को होता है इतनी फाइलें देते थे मुझे, इतनी 8-10 केसेस हैं, मैं इज्जत बचानी थी, सबको पढ़ के जाना था। तो एक को मैंने खोला, अभी मैंने प्रेयर पे आया, बंद कर दिया। मैंने कहा इसकी तैयारी तो हो गई, क्योंकि उस पर प्रेयर लिखी ही नहीं थी, मैंने इशू ही नहीं पढ़े, क्योंकि मैंने जाते ही क्या ऑब्जेक्शन रेज करना है। आपको पता है अगले दिन हेयरिंग चली, जैसे ही हेयरिंग हुई ना, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा योर ऑनर मेरा ऑब्जेक्शन है। मगर साहब आप तो जानते हैं पहले उनका हक है, अपेलेंट है, अलाउ कर, इजाज़त करें, आपको अच्छा लगेगा, मैं कोई नया पॉइंट लाया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा बोलें। मैंने कहा जी इनके ग्राउंड्स ऑफ अपील सुन के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मांगा तो कुछ नहीं इसने, क्या करेंगे आप, हाँ ना बोलेंगे होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि मांग ही नहीं रहा, क्या देंगे उसको। मैंने कहा प्रेयर नहीं है, मैंने कहा प्रेयर ही नहीं है। उन्होंने उसको देखा, प्रेयर ही नहीं लाए हो तो हम क्या करें, जाओ। फिर उन्होंने इतना इंसाफ किया कि उसको चांस दिया प्रेयर ऐड करने का, डिसमिस नहीं किया केस। इस पर केस डिसमिस हो सकता है कि आपको क्या दें हम, आए क्यों हो, टाइम ज़ाया करने आए हो। अच्छा एक चीज़ मैं सिखाना चाहता था आपसे गलती करा के, मगर चूंकि देखें टाइम कम है तो अभी सिखा देता हूँ। ये बात सारे नोट कर लें, अपील के पेपर्स टैक्सपेयर साइन करता है, वकील नहीं करता, क्योंकि अपील फाइल करने का राइट टैक्सपेयर का है, उसके लीगल काउंसिल का नहीं है। एक अपील में मैंने देखा वकील साहब ने साइन किया हुआ था, मैंने कहा ये भी गया। मैंने कहा जी ये अपील ही एडमिट नहीं हो सकती, सही बंदे ने फाइल ही नहीं किए। तो मैंने आपसे जो भी कह रहा था ना साइन करवाऊंगा, वो ये था, आप साइन करके आते मेरे पास। मैं कहता किसका साइन है, मैंने कहा चलो ऐसा ना हो, लंबी टाइम नहीं करते, जल्दी सिखा देते ये चीज़ें, एडल्ट लर्निंग है तो अभी सीख भी लोगे गलतियां करने के बगैर भी। चलें, अब आपका क्या असाइनमेंट है, ग्राउंड्स ऑफ अपील इस केस पे बनाएंगे। मैं आपके आसानी के लिए इस केस के कुछ फैक्ट्स नरेटेड एक पैराग्राफ की फॉर्म में शेयर करूंगा मैक्सिमम कल तक, तो आप उसको आगे रखेंगे, उसकी बेसिस पे आप ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाएंगे ऑनलाइन, ठीक है भाई। अपील इज़ आल्सो फाइल्ड विथ एम्बेट ऑफ डिपार्टमेंट, देन डिफरेंट, नहीं डिपार्टमेंट में अपील नहीं फाइल होती, डिपार्टमेंट के खिलाफ अपील फाइल होती है। कमिश्नर अपील जो है ना वो अलग काउंट होता है, हाँ है तो डिपार्टमेंट का ही, क्योंकि उसको मेंबर लीगल को रिपोर्ट करता है, मेंबर लीगल उसकी एसीआर लिखता है, तो डिपार्टमेंट के अंदर ही हुआ। बट बहरहाल फिर भी हम उससे उम्मीद रखते हैं कि वो इंसाफ वही वाला वजू वाला और जो गिरा था, ठीक है। तो चले भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास यहाँ से हम करेंगे। आई होप कि आपके लिए ये फर्स्ट क्लास रहा, थोड़ी लंबी हो गई बट ज़रूरी चीज़ें कवर हो गई हमारी, ठीक है। क्या चले भाई, ठीक है, ऑनलाइन, जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।